को दिए हुए हैं, यूजलेस फॉर्मूला है, कोई काम नहीं है, बहुत रेयर कोई काम आ जाएगा। ये सारे मेंसुरेशंस के हैं। P2 में हाँ कह सकते हो कि अगर किसी बच्चे ने याद नहीं किए हुए हैं तो फिर वैसे तो याद करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इनको समझ लेना, फॉर्मूला समझ लोगे इजी हो जाएगा। बहरहाल ये फॉर्मूले इतने काम के नहीं है इस मॉक के अंदर, मुझे लग रहा है किसी ने इस्तेमाल भी नहीं किए होंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। ट्रेन लीव्स Zurich at 22:40 and arrives in Vienna and at 7:32 the next day। ठीक है, नेक्स्ट डे इसका मतलब है अगला दिन स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, काउंट कर सकते हो हाथ में, इजी है, 1 मार्क का है, कैलकुलेशन पे नहीं जाना, नहीं मिड सेक्शन क्वेश्चन नहीं पूछ सकते बेटा, ये जल्दी जल्दी कराऊंगा, डोंट वरी, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। अच्छा, बहरहाल 22:40 से 7:32 नेक्स्ट डे। काउंट कैसे करोगे, पहले आवर्स काउंट करो। 22:40 है ना, तो 23:40 00:40, मेरे साथ साथ काउंट करो, ठीक है। 23:40 एक आवर हो गया, 00:40 दूसरा आवर हो गया, फिर 1:40 तीसरा, फिर 2:40, 3:40, 4:40, 5:40 एंड 6:40। 7:40 नहीं कर सकता क्योंकि टाइम मेरा 7:32 तक है, तो 6:40 तक मैं पहुंच गया और मैंने टोटल कितने आवर्स गिन लिए, 8 आवर्स गिन लिए, तो यहाँ पे 8 लिख दिया। उसके बाद मिनट्स काउंट करने हैं। अभी 6:40 हो रहे हैं, मुझे 7 बजाने हैं, 7 बजाने के लिए इसमें 20 मिनट लगेंगे और फर्दर 32 मिनट्स और लगेंगे, तो ये इस टाइम पे पहुंच जाएगा। तो 32 + 20 52। अगर आप लोग साथ लेके बैठे हो अपना मॉक तो साथ साथ चेक भी कर सकते हो। आगे चलेंगे। सैंपल ऑफ 80 बैटरीज, 3 आर फॉल्टी, वर्क आउट द परसेंटेज ऑफ फॉल्टी बैटरी। सही है, 33/80 वेरी बेसिक मल्टीप्लाइड बाय 100, 4 15 4 4 1 जा 4 4 4 से 4 4 3 जा 12, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा 3 बच रहा है, 15 और 2 ना, तो 3 बच रहा है हमारे पास। तो तुम्हारे पास 3 बच रहा है, तो हम डेसिमल लगा रहे हैं, इसको ऐसे इमेजिन करो, हम डेसिमल लगा रहे हैं, जैसे मैंने डेसिमल यहाँ लगाया, अब वो 30 बन गया। 30 तो नहीं आता, लेकिन 28 आता है। कब आता है, 7 जा 28, 4 7 जा 28। और उसके बाद अभी भी बच रहा है, क्या बच रहा है, 2 बच रहा है, तो डेसिमल लगा हुआ, ये 0 लगाओ, 20 हो गया, और ये बन गया आपका 5 3.75। तो ये साइड में वो बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अगर कोई बच्चा शार्प है डायरेक्ट कर सकता है, या फिर अगर कोई बनाना चाह रहा है तो कोई मसला नहीं है। सर 1 पॉइंट जी इसका आंसर उसमें फ्रैक्शन में दे सकते हैं? जी कोई मसला नहीं है। 1.27 टाइम्स 10 टू द पावर -3 को ऑर्डिनरी नंबर पे लिखना है। व्हाट इज ऑर्डिनरी नंबर, जो हमारे बेसिक डेसिमल का नंबर होगा, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव है, इसका मतलब वैल्यू छोटी है काफी, आप डेसिमल पीछे लेके जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 1.27 है, 3 दफा पीछे लेके जाएंगे, 1 2 एंड 3, 0.00127। Quadrilateral has a rotational symmetry of order 2 and no lines of symmetry. Write down the mathematical name for this quadrilateral. कुछ बच्चों ने ट्रेपीजियम लिखा है यहाँ पे। ट्रेपीजियम में मैं बताता चलूं कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है, जिसकी ये साइड और ये साइड सेम होती है, तो इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। तो हमारा ट्रेपीजियम आंसर नहीं होगा, दिस इज पैरेललोग्राम। यस, गुड फरीद, पैरेललोग्राम। आगे, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ नंबर्स राइट डाउन द स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स वो होते हैं जो किसी नंबर को स्क्वायर करके मिलो, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, लेकिन यहाँ 4 नहीं है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, तो 9 है हमारा स्क्वायर नंबर और 16 है हमारा स्क्वायर नंबर। 16 किसका स्क्वायर नंबर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का है। प्राइम फैक्टर ऑफ 99 प्राइम फैक्टर कहा जा रहा है। वैसे तो आप लोगों के पास बहुत सारे हैं, ये भी है, 9 भी है, बट 9 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन सा है, 11। 11 डिवाइड कर सकता है। अच्छा, मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया था कि बिल्कुल लो लेवल पे ले जाऊं तो पूछा गया था कि प्राइम फैक्टर, फैक्टर क्या होते हैं सर। फैक्टर वो नंबर्स होते हैं जो आपके इस नंबर को डिवाइड कर सके, जैसे 11 डिवाइड कर सकता है, 9 डिवाइड कर सकता है। 11 और 9 के अंदर गेम ये है कि 11 जो है हमारे पास प्राइम नंबर है और जो 9 है वो प्राइम नंबर नहीं है। आगे चलते हैं। सिंप्लीफाई, ये हमारे पास सर डेसिमल लेफ्ट मूव हुए होते हैं तो पावर ऐड होती है, बिल्कुल ऐड होती है। तो अगर आपने तीन पीछे किए हैं तो आपने पावर बेसिकली ऐड ही की है ना, तो पावर नल हो गई, खत्म हो गई, -3 + 3 खत्म हो गई, और 10 की पावर 0 आ गई, 1 हो गई, तभी हमारे पास 0.00127 आंसर आ रहा है। अच्छा, इसमें
कॉमन मिस्टेक्स बताता रहूंगा ताकि ये मिस्टेक्स आप लोग ना करो। दोनों पे नहीं लगाते, सिर्फ एक ही पे पावर लगा देते हो। पावर दोनों पे मल्टीप्लाई होगी, दोनों की पावर से मल्टीप्लाई होगी। 1/2 की पावर 1 होगी, फिलहाल अगर कोई नहीं है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3 हो गई, और इसी के साथ साथ x की पावर 2/3 थी, उससे मल्टीप्लाई हुई 3। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, मतलब क्यूब है तो 8 और x की पावर 2, ये आपका आंसर है। आगे राइट डाउन, ये भी देख के छोड़ दिया था आप लोगों ने। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास अंडर रूट आता है तो उसकी पावर कैसे होती है 1/2, तो इसका मतलब है 5 रूट है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा 3 पावर 1/5, 3h। बेसिस सेम है, काट दो, पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वेट हो जाएंगी 1/5, आंसर है। सर एक्स की पावर 2 कैसे, एक्स की पावर 2 ऐसे 2/3 दिया हुआ है और उसमें मल्टीप्लाई बाय 3 करवाया जा रहा है, तो क्रॉस कैंसिलेशन हो रही है, तो 2 बच रहा है सिर्फ, तभी एक्स स्क्वायर हो गया। आगे सिंप्लीफाई 4x क्यूब होल ब्रैकेट 3, यहां पे भी 3 इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, मल्टीप्लाई होगा, 4 की पावर अभी कुछ भी नहीं है तो 1 होगी, और मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 4 क्यूब ही हो जाएगा। 4 क्यूब और x की पावर 3 टाइम्स 3 9, तो ये हो जाएगा 64 x की पावर 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन m इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू -3। ओके, सो कुछ नहीं करना, वैल्यूज डालनी है। -2, x की वैल्यू है हमारे पास -7 और c की है -3, ये बन जाएगा आपका 14 -3, y इक्वल्स टू 11। चेक करते रहो बेटा साथ साथ। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट बनाना है x को, सबसे पहले फ्रैक्शन खत्म करेंगे, वहां मल्टीप्लाई करा देंगे, ये बन जाएगा yp, क्योंकि p qx से डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और qx। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम लोग कर सकते हैं yp अपॉन q इक्वल्स x, क्योंकि x को अकेला करना है, q मल्टीप्लाई हो रहा था, वहां जाके डिवाइड करवा दिया। आगे चलते हैं। Triangle ABC is isosceles and AC is parallel to BD. Find the value of A and the value of B. अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो लिखा हुआ भी है कि आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस का मतलब ये होता है इनकी लेंथ सेम है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी सेम है, तो ये भी A होगा, ये भी A है। नाउ द थिंग इज, अगर A निकालना है आप लोगों को तो करोगे 40 प्लस 2A इक्वल्स 180, क्योंकि टोटल करेंगे अगर हम लोग एंगल्स का तो 180 के बराबर होता है ना ट्राइंगल। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे, 2A इक्वल्स 180 माइनस 40, a इक्वल्स 140 डिवाइड बाय 270। सर कोई बच्चा कह रहा था डायरेक्ट कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे लेके जा रहा हूँ ताकि सारे बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो एक z प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है। z प्रॉपर्टी को लिखना नहीं, कभी भी अगर पूछ लिया गया कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, उसको z नहीं लिख देना, उसको लिखना ऑल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो ऑल्टरनेट एंगल्स अगर आप देखो तो ये 40 है तो ये भी 40 है। आगे चलेंगे। The sides of the equilateral triangle are 9.4 correct to the nearest millimeter. If you guys focus here, यहाँ पे देखो एक सेंटीमीटर है और एक मिलीमीटर है, तो इसका क्या मतलब होगा कि आपको कन्वर्जन करनी है, सेंटीमीटर एरर को भी सेंटीमीटर में लेकर आना है, फिर लिमिट्स निकालेंगे। अगर 1 मिलीमीटर कहा गया है तो 1 मिलीमीटर में 1 मिलीमीटर में कितने होते हैं सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 एक सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि हम छोटे से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 विच इज 0.1 सेंटीमीटर। ये आपका एरर आ गया। और इसकी अगर लिमिट्स निकालना चाहूं तो ये डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 0.1, और ये बन जाएगा 0.05 प्लस माइनस। ये आपका अपर बाउंड और लोअर बाउंड का गेम आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 9.4 है, करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर निकाले, हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपर बाउंड चाहिए फॉर द पेरीमीटर, एडिंग करनी है तीनों साइड्स को, तो उसका भी अपर बाउंड चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें पहले ऐड करके अपर बाउंड निकाल लेंगे विच इज 0.05, और ये बन जाएगा 9.45। तीन साइड्स होती है, मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो, या 9.45 9.45 एंड 9.45 भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू गाइस। यहां तक सबको क्लियर है? जैद, यस। किसी को कोई सवाल है बेटा, ऐसे पूछ सकता है चैट के अंदर। आगे चलते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल था, ये मुझे अच्छा लगा था काफी ये क्वेश्चन। देखो, शाहरुख प्लेज 4 गेम्स इन अ गोल्फ, हिज 4 scores have a mean of 75, mode of 78 and median of 77। ठीक है, मीन मीडियन मोड दिया हुआ है,
अगर मैं सबसे पहले बात करूं, इस तरह के क्वेश्चंस और आए हुए हैं, कुछ बच्चे कह रहे थे सर इस तरह के कभी भी नहीं आए, बिल्कुल आए हुए हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो इसमें सबसे पहले ना सेटिंग किसकी बनाया करो, मीडियन की। नाउ द थिंग इज, अगर इवन ऑड नंबर होता लाइक दिस, तो यहाँ पे लिख भी सकते थे कि सर ये बीच में आएगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते मीडियन में 77। प्रॉब्लम यहाँ पे ये तो 4 है, तो इसका क्या मतलब होगा, मीडियन कैसे आया होगा, दो नंबर्स के भी बीच का। तो अगर मीडियन 77 है तो इससे पहले का नंबर 76 होगा और इसके बाद का 78 होगा, तभी इनके बीच का 76 मीडियन आया, 77 मीडियन आया, सॉरी। अच्छा, उसके बाद मोड भी 78 है, इसका मतलब मोड रिपीट होने वाला है, तो यहाँ पे 78 लिख दो। अब क्या बचा, ए की तो वैल्यू बची, उसको चलो थोड़ी देर के लिए अगर हम x कह रहे हैं, तो अगर हम सबको ऐड करते हैं और जितने हैं यहाँ पे, कितने हैं यहाँ पे, 4 हैं यहाँ पे। कांट सी स्क्रीन, स्क्रीन सबको आ रही है, जैद स्क्रीन आ रही है? यस। ठीक है बेटा, आप इंटरनेट का इशू हो सकता है, आप देखो। 76 प्लस 78 प्लस 78 प्लस x, 4 नंबर हो गए, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा, मीन के बराबर हो जाएगा। फिर इसको आगे करते हैं फर्दर, 75 मल्टीप्लाइड बाय 4 इक्वल्स, मैंने यहां से वहां ले जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, और x 70 प्लस 70 प्लस 70 कितना हो जाएगा, पहले 210, फिर 6 एंड 8 एंड 8 ऐड कर लो, इस तरीके से किया जा सकता है। तो हमारे पास आ जाएगा 232। अब क्या करेंगे वहां, और वहां भी क्या आएगा, 75 टाइम्स 4, 75 टाइम्स 2 कर लो पहले, तो 150 होता है, फिर दोबारा डबल करो तो 300। इस तरीके से स्मार्ट वर्किंग करनी होगी। साइड पे जो ये डब्बे बनाते हो इनको अवॉइड करो बेटा। तो ये हो जाएगा 300 माइनस 232 इक्वल्स x। यहाँ पे भी अगर कंफ्यूजन है कि माइनस कैसे होगा वन गो में, तो ऐसे कर सकते हो कि 232 से आगे कितना ऐड करोगे कि 300 बन जाए, पहले ऐड करो 8 कर दिया, 40 बन गया ये, फिर ऐड कर लो इसमें 60, तो आंसर क्या हो गया, 68। ऐसे कर सकते हो आप लोग जल्दी से, इस तरह टाइम बता सकते हो। शिकायत ये भी आई थी कि सर टाइम मैनेज नहीं हो सका, तो यही सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। बेटा स्क्रीन आ गई है आपके पास, नहीं आई तो आप रिज्वाइन करके देख लो। अच्छा, ये रिकरिंग डेसिमल है 4024 ओ लेवल्स वाले बच्चों के लिए नया है ये। सर ऑर्डर में मैटर करेगा, नहीं ऑर्डर में मैटर नहीं करेगा, इन्होंने कहा नहीं है। ऑर्डर में इसलिए लिखा गया है क्योंकि मीडियन जो मीडियन का गेम है ना, उससे हम लोगों को पता चल गया 76 78 कहाँ आने हैं, वैसे ऑर्डर का कोई इशू नहीं है। अच्छा, उसके बाद राइट द रिकरिंग डेसिमल्स। अब जिनके लिए नया है रिकरिंग डेसिमल, जरा गौर से समझना। हम क्या करेंगे, हम इसको कह सकते हैं कि लेट x इक्वल्स 0.3666 एंड सो ऑन। ऐसा ही है ना, रिकरिंग का क्या मतलब होता है, चलता रहेगा, डॉट किस पे, सिर्फ 6 पे, तो 6 चलता रहेगा। अच्छा, उसके बाद अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर की इक्वेशन को, तो यहाँ 10x हो जाएगा और वहां पे क्या हो जाएगा, एक डेसिमल आगे 3.66666 एंड सो ऑन। अच्छा, अब अगर मैं इसको फर्दर 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 100x इक्वल्स टू 36.6666 एंड सो ऑन। अब जरा इसको माइनस करते हैं, इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 3 को, तो ये हो जाएगा 90x इक्वल्स 33। वाई, प्लेस वैल्यू का गेम है, 3 और 6 माइनस हो रहा है, और ये जो पूरा है हमारा जो रिकरिंग चल रहा था ये भी माइनस हो गया, तो 36 माइनस 3 33 आ गया। अब इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है वरना एक मार्क कट जाएगा। x इज इक्वल टू 33 अपॉन 90, 3 के टेबल से सिंप्लीफाई कर लो 11 अपॉन 30। अब जिन्होंने सिंप्लीफाई नहीं किया वो एक मार्क काट देना इसमें। आगे चलते हैं, सॉल्व द इनइक्वालिटी। बहुत आसान है इनइक्वालिटी में, एक बात याद रखना कि ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव। तो मैं यहां ले जाता हूं इसको, ताकि वो साइन की शिफ्टिंग वगैरह समझना, या अक्सर बच्चा भूल जाता है साइन को रिवर्स करना, ये सब नहीं करना पड़े, तो ऑलवेज मेक योर अननोन पॉजिटिव। तो ना एन को वहां भेज दो और 8 को उधर बुला लो साइमल्टेनियसली, तो ये आपका हो जाएगा 8 प्लस 7, और ये हो जाएगा 5n प्लस n, ये हो जाएगा 6n एंड सॉरी 5n माइनस n, ये हो जाएगा आपका 4n, सॉरी, और ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा 15 अपॉन 4 लेसर देन n। ये आपका आंसर है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कोई बच्चा पहले n लिखे ग्रेटर लिखे। साइन शिफ्ट कब करते हैं, देखो अगर मेरी टेक्निक के हिसाब से चल रहे हो कि अगर अपने अननोन को पॉजिटिव रख रहे हो, तो कभी भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको साइन चेंज करने की, रिवर्स करने की। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना जो अननोन था वो पॉजिटिव नहीं रखा, आपने उसको नेगेटिव कर दिया, लेट्स से -4n
और कुछ आ रहा है आपका एक्स वाई जेड, कुछ भी आ रहा है, लेट से कोई और एग्जांपल लेते हैं, इसका आ रहा है अपॉन ए। तो अगर आप नेगेटिव वाले नंबर के साथ डिवाइड करवा रहे हो तो आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, या साइन आपका ऐसा हो जाएगा। नेगेटिव का गेम है, यार अगर इसको आप नेगेटिव को लेके जा रहे हो। जी कौन क्या कह रहे हैं? 3/4 को पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग, 0 पॉइंट या समथिंग जो भी हो, 3 पॉइंट हाँ बेटा जो लिख सकते हैं, जी 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 बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। आ गई बात समझ में? जिनको ये बात समझ में नहीं आई, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने नेगेटिव साइन को वहां जाके डिवाइड करवाना तो आपकी साइन पे रिवर्स होती है, तो इट्स बेटर कि अगर इस चक्कर में नहीं पढ़ना तो अपने अननोन को पॉजिटिव रखना। वो मसला नहीं है कि पहले एन लिखें सर या बाद में एन लिखे, वो इशू नहीं होता। तो ये भी आंसर करेक्ट है, या कोई अगर पहले एन लिखना चाह रहा है तो वो एन को ग्रेटर करेगा ना, उसके पास मुंह खुला हुआ है, तो ये भी लिख सकता है, कोई इशू नहीं है, दोनों आंसर करेक्ट है। आगे चलते हैं। अभी तक जो टेक्निकल चीज थी, क्योंकि आप लोगों के लिए रिकरिंग डेसिमल्स न्यू है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि आप लोग फंसे होंगे और एक 11 वाले में फंसे होंगे। अदर देन दैट मेरे ख्याल में नहीं है कि कोई बच्चा फंसा होगा, फंसा भी है तो उसने देख लिया। खैर, सिंप्लीफाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को सॉल्व करेंगे। नीचे 4 टर्म फैक्टराइजेशन है और ऊपर क्या हो रहा है, ऊपर बेसिक फैक्टराइजेशन है। ऊपर से ले लेते हैं, बेसिक फैक्टराइजेशन है तो इसको ले सकते हैं 3 और x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस 6। नीचे नीचे हम a को कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस a, सॉरी x माइनस 6 और प्लस 2c, अंदर आएगा x माइनस 6। ब्रैकेट सेम हो गया, उनको एक दफा लिख देंगे डिनोमिनेटर में, और जो रिमेनिंग है उसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये चीज आप लोगों को पता होगी, ये बेसिक अलजेब्रा है। आज पता नहीं क्यों गलतियां कर रहा हूँ, काफी एक्साइटेड हूँ। खैर कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x अपॉन a प्लस 2c। मेरा आंसर 67, 77, 78, 78 आ रहा है। मार्क कटेगा बेटा, एक 67 नहीं आना चाहिए, 68 आंसर है। ठीक है आगे चलते हैं। अच्छा यहाँ पे भी अक्सर, यहाँ पे भी बच्चा फंसता है। ये क्या है, ये आपकी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है। इसको करने का तरीका ये है कि आपको बीच वाली टर्म को हाफ करना पड़ेगा। हाफ करके दिमाग में सोचो, बीच में 7 है, 7 को हाफ करोगे 7/2 होता है। 3.5 में कोई लेके जाना चाह रहा है, इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन में 7/2 हो रहा है। हम क्या करेंगे, उसको दिमाग में रखेंगे, दिमाग में रखा हुआ है, यहाँ तक लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, ये स्टेप्स गौर से सुनना। अब ये करेंगे हम लोग 7/2 जो हमने सोचा हुआ था उसको पहले स्क्वायर करके प्लस में लिखेंगे, फिर माइनस में उसको स्क्वायर करके लिखेंगे, फिर रिमेनिंग जो हमारी बच गई थी ये हमने एडिशनल पार्ट डाला है इक्वेशन में, फिर हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन थी वो हमने लिख दी, मतलब आगे -5 था तो लिख दिया। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आपका फिर a बन जाता है और ये आपका b बन जाता है फॉर द फर्स्ट आइडेंटिटी। जो आइडेंटिटी होती है ना, ये फिर से समझाता हूँ, कोई मसला नहीं है। ये समझ में जब आएगा जब आपको मैं एक आइडेंटिटी बता दूं, इसको कंप्लीट कर दूं, फिर आपको समझाता हूँ। अच्छा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 49 अपॉन पूरे पे 4 आ जाएगा, मैंने एलसीएम लिया, अपॉन 1 मल्टीप्लाई 4, ऊपर भी मल्टीप्लाई 4, ये हो जाएगा आपका 20। और आगे ये सॉल्व करेंगे, हो जाएगा x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 69/4। अकॉर्डिंग टू दिस, इफ यू गाइस कंपेयर, फॉर्म चेंज कर दी। अब हमारे पास a की वैल्यू क्या होगी 7/2 और b की वैल्यू क्या होगी -69/4। दोबारा समझा देता हूं, ये देखो मैंने क्या करना है। सबसे पहले तो चलो एक दिमाग में एक बात याद रखो कि आप लोगों को आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यही फॉर्मेट हम लेकर आएंगे। सर a जो है वो 3.5 है तो 7/2 भी एक ही चीज है बेटा, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, मार्किंग स्कीम एक्सेप्ट करेगी, मार्किंग स्कीम आगे OE लिख के देगी, और इक्विवेलेंट तो डेसिमल में भी दे सकते हो, फ्रैक्शन में भी दे सकते हो, कोई मसला नहीं है। अच्छा खैर, फर्स्ट आइडेंटिटी ये जो हमारे पास है अलजेब्रा की अलजेब्रिक आइडेंटिटी, इसको समझ लो, इसी को यूज किया जाता है सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने सबसे पहले बीच की टर्म को सोचना है और उसको हाफ करना है, तो 7/2 जाएगा। फिर उसको पहले एक दफा स्क्वायर में लिखना है और एक दफा माइनस स्क्वायर में लिखना है, मतलब माइनस लिख के स्क्वायर में लिखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। ये एडिशनल पार्ट किया है मैंने,
ये जो मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ये एडिशनल पार्ट मैंने इक्वेशन में डाला है, जिससे इक्वेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, लेकिन ये पार्ट इसलिए डाल रहे हैं ताकि हम ये वाला पार्ट जो है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हम लोग ब्रैकेट में डाल दें, क्योंकि वो जो मैंने ऑरेंज से हाईलाइट किया है वो हमारा a बन जाएगा और 7/2 हमारा b बन जाएगा। तो a प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगती हुई नजर आ रही है यहाँ पे। जो रिमेनिंग बचेगा हम उसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, हमारा जो आंसर आएगा फिर हम उससे कंपेयर कर लेंगे। फर्दर इसको समझना है तो इसकी वीडियो डली हुई है बेटा, कंप्लीट द स्क्वायर मेथड, उसको देख लेना। इसको जरा गौर से समझना, मेरा अपना ही तरीका है, कुछ बच्चों को ही पता होगा तरीका। मैं साइमल्टेनियस इक्वेशन उस तरीके से करता हूँ, मैं एलिमिनेशन को प्रेफर नहीं करता, आप लोग कर सकते हो, कोई किसी का हाथ सेट है, क्योंकि उसमें गलतियां बहुत होती हैं, अच्छे से अच्छे बच्चे की गलतियां हो रही होती है, प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही होती है। तो बहरहाल मेरा क्या तरीका है, मैं दोनों में ना, दोनों इक्वेशन में सब्जेक्ट बनाता हूँ। मर्जी है आपकी, आप y को बनाओ या x को बनाओ। अगर आप y को बना रहे हो तो दोनों इक्वेशन में y को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। जैसे मैं y को बनाता हूँ अगर सब्जेक्ट, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल्स 14 माइनस 3x, y इक्वल्स 14 माइनस 3x अपॉन 4। ये बन गया सब्जेक्ट। मैं एक और में सब्जेक्ट बनाता हूँ, ये बन जाएगा सब्जेक्ट बनाने के लिए 2y इक्वल्स 21 माइनस 5x, y इक्वल्स 21 माइनस 5x अपॉन 2। दोनों में सब्जेक्ट बन गया। अब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दूंगा, y बिकॉज माई y इज इक्वल्स टू दिस एंड माई y इज ऑल्सो इक्वल्स टू दिस, so which means that they are also equals to each other. So 14 minus 3x upon 4 equals 21 minus 5x upon 2. ये किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, पहले कैंसिलेशन भी कर सकते हो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो, बीच में इक्वल्स टू हो, जिसको डिवाइड कर सकते हो, कैंसिलेशन कर सकते हो। कैंसिलेशन करने के बाद 2 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 3x इक्वल्स 42 माइनस 10x। आगे सॉल्व करेंगे, x वाले एक तरफ हो जाएंगे, 10x माइनस 3x इक्वल्स 42 माइनस 14, 7x इक्वल्स 42 माइनस 14, ये हमारा हो जाएगा 32 और 28। ठीक है, उसके बाद x इज इक्वल्स टू 4 आंसर हो गया। जब x 4 आ रहा है हमारा, तो y कैसे निकालोगे? अब दोनों में से किसी को भी सब्जेक्ट बनाया ना, उसमें डाल दो, किसी में भी डाल दो। तो अगर हम इसमें डालते हैं तो ये हो जाएगा y इक्वल्स 14 माइनस 3 4 अपॉन 4। ये गलती नहीं करना कि मैं इसको काट दूं सर, नहीं, प्लीज ये गलती नहीं करना। बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम नहीं कर सकते, हम सॉल्व करेंगे सिंपली। तो 14 माइनस 12 अपॉन 4, ये हो जाएगा 2 अपॉन 4 विच इज 1 अपॉन 2। आराम से हो जाएगा सॉल्व, और इसमें गलतियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, 5 angles of hexagon are each 115. Calculate the size of the sixth angle. 6 एंगल्स हैं, सबसे पहले 6 एंगल का सम देखते हैं। सम क्या होगा? सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एक वैल्यू गलत पे कितने मार्क्स कटेंगे? 1 मार्क कटेगा एक वैल्यू गलत में, अगर दूसरी वैल्यू सही आई है तो, क्योंकि वर्किंग का मार्क होता है दूसरा। अच्छा खैर, 5 एंगल्स हैं, 6 एंगल्स हैं टोटल। फॉर्मूला क्या होता है? n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 फॉर द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल। पॉलीगॉन का चैप्टर का ये सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला है ये, n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। एन हम इसमें डाल सकते हैं 6 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 180 विच इज 720। तो सम ऑफ ऑल एंगल्स इन हेक्सागोन इज 720। आप किसी अगर याद किया हुआ होगा फिर भी ये शो करके दिखाना है, इसका एक मार्किंग स्कीम एक मार्क कैरी करती है। अभी एक स्टूडेंट थी मेरी, उसने मार्क किया हुआ था, उसको याद किया हुआ था, उसने मेहनत से याद किए हुए थे सारे, उसने ये अप्लाई किया, बिल्कुल सही किया। लेकिन हमें जब मार्किंग स्कीम खोल के देखी तो एक प्रॉब्लम क्या आ गई कि मार्किंग स्कीम इसका भी मार्क कर रही थी, तो उसको 2 मार्क मिले फिर इस क्वेश्चन में। तो बेटा मेक श्योर करना कि आप शो कर देना उनको ये। अच्छा, बहरहाल 720 से इक्वेट करेंगे 115 प्लस 115 प्लस 115, और यू कैन से 115 टाइम्स 5, ऐसे भी तो कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर दें फिर, सिक्स्थ एंगल को x करके इक्वल्स कर देंगे 720 से। ये हो जाएगा हमारा 720 माइनस 115 मल्टीप्लाइड बाय 5 कितना होगा? पहले 100 को कर लो तो ये कितना हो जाएगा 500, फिर 10 को करो तो 50, 550, और फिर 5 को करो तो 25। तो कितना हो गया हमारे पास? इस तरीके से करोगे बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये हो गया 575। दोबारा बताया था मैंने कैसे किया मल्टीप्लिकेशन, पहले 100 को किया 500 हो गया,
100 को 5 से किया 500 हो गया, उसके बाद 10 को किया तो 550 हो गया, और फिर 5 को कर दिया तो 25 हो गया, तो ये 575 हो गया। 720 माइनस 575 करेंगे, हमारा आंसर आएगा 145 डिग्री। आगे चलते हैं। 145 गुड, जबरदस्त 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 चला। अच्छा, फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ दी सीक्वेंस। 16, 19, 22 सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस होगा तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। 3 3 नजर आ रहा है, हाँ 3 कॉमन डिफरेंस है। a प्लस डी एन माइनस वन लगाएंगे, a प्लस डी ब्रैकेट n माइनस वन। और अगर कोई बच्चा कह रहे हैं a प्लस n माइनस वन डी, तो एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। टर्म इक्वल्स टू a, पहली टर्म है 16, a हमारी पहली टर्म होती है, d हमारा डिफरेंस होता है n माइनस वन। आगे सॉल्व करेंगे, 16 प्लस 3n माइनस 3, ये बन जाएगा 16 माइनस 3 13, तो 13 प्लस 3n। जी गुड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है, इसकी भी वीडियो अपलोडेड है, अगर किसी को नया लग रहा है कि एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस क्या है तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पावर से बढ़ रही है हमारी। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 की पावर n रखता हूं तो मैं, हाँ ले ये आंसर सफिया ये आंसर नहीं है बेटा, अभी मैं बताता हूँ क्यों। अगर मैं 3 रख रहा हूँ और पहली टर्म मेरी 1 होती है तो 3 की पावर 1 से आंसर तो 3 आएगा, ये तो एक टर्म पीछे है। और 1 कैसे आ रहा है, क्योंकि 3 की पावर 0 रखी गई होगी, एनीथिंग विद द पावर 0 इक्वल्स टू 1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक सीक्वेंस पीछे है। अगर हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं, जी बिल्कुल, अगर हम फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो फर्स्ट टर्म हमारी 1 आ रही है, इसका मतलब है n को -1 करना पड़ेगा तो 0 पे पहुंचेंगे, तो n-1 हमारा आंसर है, 3 पावर n-1। सर इसका फॉर्मूला नहीं है, नहीं इसका कोई खास फॉर्मूला नहीं है एक्सपोनेंशियल का, आपको फिगर आउट करना पड़ता है, पता चल जाता है। फॉर्मूला नहीं है, बहरहाल मेरी नज़र में तो नहीं है कोई फॉर्मूला। कोई हो भी सकता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नजर आ जाता है बेटा। एक्सपोनेंशियल इससे क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका पावर का गेम है। ऐसे कोई चीज देखो, जैसे फॉर एग्जांपल हम करते हैं 2, 4, 8 और 16 और 32 और 64, ये क्या है, ये है 2 की पावर x। अगर हम करें 4 तो हमारे पास, सर इस टॉपिक का क्या नेम है, इस टॉपिक का नाम नंबर पैटर्न या नंबर सीक्वेंस है, ये आपको मिल जाएगी वीडियो इसकी यूट्यूब पे, नंबर पैटर्न के ही नाम से होगी मोस्ट लाइकली। जी आगे चलते हैं। नंबर पैटर्न नंबर सीक्वेंस इस तरह के नाम की होगी तो देख लेना आप। द प्रोबेबिलिटी ऑफ cricket team winning or losing in their first 2 matches is shown in the tree diagram। ठीक है, दिखाया हुआ है ट्री डायग्राम में, ये पूरा एक केस होता है, याद रखना, ये विन विन कहलाएगा, ये विन लूज कहलाएगा, ये लूज विन कहलाएगा, और लूज लूज कहलाएगा। अब जरा देखते हैं इसको, समझते हैं कैसे करना है ये। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्रिकेट टीम विन एट लीस्ट 1 मैच। एट लीस्ट का मतलब होता है भाई ऐसा तो हो कि इन्होंने जीता तो जीता है, पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जीत पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बात कर रहे हैं, जीत तो जाती है लेकिन ज्यादातर हारती है, तो भाई जीतना तो है। कभी कभार ऐसा होगा सारी मैच जीत रही है, विच इज वेरी रेयर। कभी ये होगा कि एक मैच, पहला मैच जीत रही है, दूसरा मैच हार रही है, या ये भी हो सकता है पहला हार रही है दूसरा जीत रही है। समझ में आ रही है बात। ऐसा नहीं होगा कि हारेगी ही नहीं, हम इतना नहीं कर रहे, हमारी पाकिस्तान जिंदाबाद, हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते हैं, तो क्रिकेट टीम हार नहीं रही बिल्कुल भी। एटलीस्ट 1 मैच जीत जाओ, उसका क्या मतलब है, कम से कम एक तो जीते। तो ऐसा कोई केस नहीं आएगा इसके अंदर कि हम जीते ही ना हो, आ रही बात समझ में, सॉरी हम लोग हारे हों, सिर्फ हारे ही हों, ये केस नहीं आएगा इसके अंदर। तो हमारे पास एटलीस्ट 1 मैच विनिंग का क्या मतलब है कि हमें विन शामिल करना ही करना है। तो आप क्या कह सकते हो, विन विन कर लो, और विन लूज कर दो, या फिर लूज विन कर दो। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना, अक्सर बच्चे इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, क्यों, क्योंकि वो कहते हैं सर एक ही बात है। यहाँ एक ही बात नहीं है, मैंने एक केस देखा हुआ है, यहाँ पे विन की प्रोबेबिलिटी अलग है, लूज की प्रोबेबिलिटी अलग है, और लूज की प्रोबेबिलिटी अलग है और विन की प्रोबेबिलिटी अलग है, तो एक बात नहीं है। आप लोग देख भी लेना, अभी मैं सॉल्व करता हूँ। तो विन विन उठा लो, प्रोबेबिलिटी क्या है, मल्टीप्लाई करोगे, ये एक ही केस चल रहा है, मैंने जैसे बताया था, ये देखो, ये पूरी एक ही ब्रांच है, तो ये पूरा एक केस है, तो एक केस के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, जब तक पूरा मल्टीप्लाई नहीं हो आप लोग प्लस नहीं लगाना। तो विन विन है तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये एक केस आ गया। प्लस विन लूज है, विन लूज का मतलब है 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और
टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो और मजीद ऐड करेंगे केस को, तो दूसरा क्या है, लूज विन है, 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 3/4, ये बन जाएगा 3/12। पहले भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ये हो जाएगा आपका 1/12 और फिर ये हो जाएगा आपका 6/12, तो ये हो जाएगा आपका टोटल 10/12। सर लूज लूज नहीं है, नहीं बेटा लूज लूज नहीं होगा, अभी मैंने बताया। अक्सर चलो एक इसकी अच्छी एग्जांपल देता हूं मैं, पहले इसको सॉल्व कर लूं। 5/6 आ रहा है, अगर कोई सॉल्व नहीं करे 10/12 भी दे दो, कोई मसला नहीं है, ये भी आंसर हो सकता है। और अगर कोई बच्चा 10/12 भी दे रहा हो तो आंसर सही है। लूज लूज क्यों नहीं है मैं बताता हूँ। लेट्स से तुम बिल्कुल जो है वो घर में काम नहीं करते ठीक है, ऐसी एग्जांपल लेते हैं, काम नहीं कर रहे, तो अम्मी से डांट पड़ी कि बेटा कम से कम ये काम तो कर लो। तो कम से कम का क्या मतलब है, अम्मी कह रही है कि एटलीस्ट ये काम कर लो, मतलब तुम और भी काम कर सकते हो। लेट से कहा है कि भाई दही लेकर आना है, कहा है कमरा आपका अपना समेटना है, और क्या है आपको पढ़ाई करनी है, और अबू का काम भी करना है, एग्जाम्पल है। तो अम्मी कह रही है एटलीस्ट मेरे लिए दही तो लेकर आ जाओ, तो उसका मतलब है ये सारे काम आप कर सकते हो, लेकिन अम्मी ने एक शर्त रख दी कि कम से कम एक काम तो करना है। तो एटलीस्ट विन का क्या मतलब है कि विन तो एक दफा होना ही होना है, ऐसा नहीं हो सकता कि विन किया ही नहीं हो। आ रही है बात समझ में? तो लूज लूज नहीं लेंगे हम लोग इसके अंदर, एक दफा विन तो कराना है, या तो सब दफा विन करा दो, या विन लूज कराओ, या लूज विन कराओ, एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अच्छा यहाँ ये यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हुई है। Amil is drawing an accurate net for the triangular prisms shown. On the grid opposite, complete the accurate drawing for the net of prism. One face has been drawn for you. कौन सा फेस बना के दिया है भाई? ट्राइंगुलर फेस बना के दिया है। अब जरा समझ के करेंगे, इसमें कौन कौन सी डायमेंशन है ट्राइंगल की। ये डायमेंशन गिवन है, ये 3 है, ये डायमेंशन कितनी है, ये डायमेंशन 4 है। अब जरा गौर करो इसको, और अब शेप को गौर करते हैं। 4 वाले के साथ कौन सा रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है, 4/6 का रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ 4 वाली लेंथ के साथ 4/6 का रेक्टेंगल जुड़ा हुआ है। यहां से भी यही होगा 4, यहां से भी यही होगा, या तो विन है या तो लर्न है, बिल्कुल। तो खैर तो 4/6 का आप बनाओगे 1 2 3 4 5 एंड 6 ही है ना, 1 2 3 4 5 6, यस। तो ये 4/6 का बना दिया। अब यहीं पे 4/6 क्यों बना है, दोबारा बता रहा हूँ, ट्राइंगल की डायमेंशन देखो, ट्राइंगल की डायमेंशन के साथ जो लगा हुआ होगा वो यही वाला लगा हुआ होगा जो मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा ही इसका सिमिलर यहाँ पे बनेगा, सिमिलर शेप है, यहाँ पे बनेगा लाइक दिस। उसके बाद अब जरा समझना है, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, इतना बना देते हैं उसके बाद कंफ्यूजन होती है कि 2 फेसेस रह गए हैं। कितने फेसेस हैं, 5 फेसेस हैं, 2 ट्राइंगल, एक बेस, एक ये वाला, और एक जो स्लांटेड रेक्टेंगल इस पे लेटा हुआ है। टोटल 5 हो गए, 2 ट्राइंगल, बेस तीसरी, ये जो रेक्टेंगल खड़ा हुआ है चौथा, और जो ये स्लांटेड है 5वां। 5 हो गए, हमने 3 फेसेस बना लिए, 2 फेसेस का प्रॉब्लम है। अब आप देखो यहाँ पे क्या डायमेंशन है, यहाँ पे क्या है हमारी रेक्टेंगल की डायमेंशन, तो 3 है, तो इसके साथ यहाँ पे लगने वाले की भी क्या होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, क्योंकि इसको वापस उठा के जोड़ा जाएगा तो 3 और 3 मर्ज हो जाए या जुड़ जाए। यहाँ पे 3 का रेक्टेंगल आएगा, 3/6 का। तो ये हमने कौन सी वाली ली है 3/6, ये वाली ली है, ठीक है, ये वाला लिया है हम लोगों ने 3/6 के लिए। लास्ट रह गया जो लेटा हुआ है, स्लांटेड है, देखो वो रह गया है। तो वो क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो 6/5 का है, 6/5 का है। 6 की ये रही हमारे पास ऑलरेडी, 5 का बना देंगे 1 2 3 4 एंड 5। ये गेम था। अब आप लोग खुद भी इमेजिन करो कि हम इसके ये ट्राइंगल्स को ऐसे उठाएं, और फिर ये पीछे की बेस भी इसको पीछे से भी इसको उठाएं, और आगे से इसको स्लांट वाले को ऐसे लिटाएं इस पे, तो ये बेस बन जाएगी और पूरा आपका शेप दोबारा खड़ा होके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर था। आगे चलते हैं। हाँ, इसमें मैं एसिम्प्टोट्स भी बताऊंगा, जिन्होंने मुझसे एसिम्प्टोट का सवाल पूछा था। सबसे पहले तो ये रेसिप्रोकल ग्राफ है। रेसिप्रोकल ग्राफ पॉजिटिव रेसिप्रोकल ग्राफ है, इसकी शक्ल पता होनी चाहिए पहले से, इसकी शक्ल इस तरीके की होती है। दो शेप सही बनी है, नहीं 2 शेप बनी है तो एक ही मार्क मिलेगा, 3 एटलीस्ट बननी चाहिए जिसमें आपके 2 मार्क्स मिलेंगे, तो आपको 1 मार्क मिलेगा। ये इसमें मेरे पास इतना अच्छा कर्व बन नहीं रहा है, कुछ कर्वेचर इस तरीके से बनेगा,
ये आप लोग को उसकी शक्ल पता होनी चाहिए एक्सपोनेंशियल ग्राफ की, सॉरी आई एम सॉरी इनवर्स या रेसिप्रोकल ग्राफ की। अगर नहीं पता, मेरी जो पॉपुलर वाली वीडियो में जाओगे मोस्ट व्यू, जिसमें ग्राफ ऑफ फंक्शन में सबसे ज्यादा बच्चों को मसला होता है, तो वो खोलो, वो हर बच्चे ने सही तरह देखी है, तो वो देख लो वीडियो, उसमें आपको हर तरह के ग्राफ्स दिए हुए हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसे बनेगा, इनवर्स कैसे बनेगा, क्यूबिक कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक कैसे बनेगा, सब वहां पे है मौजूद। सर पॉइंट सपोज करने हैं, नहीं स्केचिंग लिखी हुई है बेटा। स्केच का मतलब होता है कि आपको एक इसकी सिर्फ शक्ल दिखानी है कि ये कैसा होगा। बहरहाल आप कर भी सकते हो, नीचे वाले के लिए कर सकते हो कि वो एक प्रॉपर इक्वेशन है, आप लोग उसके लिए कर सकते हो। ऊपर की भी इक्वेशन है, लेकिन ऊपर का पैटर्न बिल्कुल बेसिक है, डायरेक्ट शक्ल पता होनी चाहिए उसकी, डायरेक्ट शक्ल बनानी है, कोई मसला नहीं है, स्केचिंग में हम कर सकते हैं। अच्छा अब क्या है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ क्या होता है, पावर को एक्सपोनेंशियल कहते हैं, जैसे ऊपर हमने सीक्वेंस नंबर सीक्वेंस में भी एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस कहा था, इसलिए इसको भी एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहा जा रहा है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कैसा बनता है, अगर मैं x जीरो रखता हूं, x जीरो का मतलब y एक्सिस पे कट कर रहा होगा, तो y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, x जीरो पे y 1 आ रहा है, तो आई कैन से दैट दिस इज, फॉर एग्जांपल दिस इज योर 1, या 1 थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, ये काम कर सकते हो, ऐसी स्केलिंग कर स्केल बना सकते हो आप लोग। जरा थोड़ा और बेहतर करता हूं मैं, 4 यहाँ लेके जाता हूं, मैं बताता हूं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। 2 यहाँ होगा तो 1 यहाँ होगा। अब आपका ग्राफ है ना चलता हुआ आएगा ऐसे, लाइक दिस, और ऊपर चले जाएगा ऐसे, ये आपका ग्राफ होगा एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है ये ग्राफ, ऊपर निकल रहा है ग्राफ, देखो ऊपर निकल रहा है, इंक्रीज एक्सपोनेंशियली हो रहा है। ये पॉइंट आपका कहलाएगा, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपका कहलाएगा 1। Why? Because if your x is 1 in this equation, if your x is 1, y equals to 4 आ रहा है, तो इसमें आप पॉइंट्स ले सकते हो, लेकिन इसमें भी अगर किसी ने नहीं लिया ना तो उसको मार्क मिल जाएंगे, डोंट वरी। मार्क कहाँ कटेंगे, अगर इसने यहाँ घुसा दिया ग्राफ को। अब जरा इसी में बात करते हैं एसिम्प्टोट की। एसिम्प्टोट पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट। इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट का मतलब है आपको इक्वेशन बतानी है। अब जरा इसको समझना, एक मिनट, हाँ जी, ऊपर से समझाऊंगा, पहले एसिम्प्टोट क्या होता है। ये ग्राफ जितने भी बड़े कर दो, ये कभी भी इस लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। ये लाइन क्या है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 भी कहा जाता है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है, कटिंग एट 0, कटिंग एट y इक्वल्स टू 0, दिस इज हॉरिजॉन्टल कटिंग एट y इक्वल्स टू 0। तो इसमें एसिम्प्टोट क्या कहलाएगा, y इक्वल्स टू 0 है। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जिसपे ग्राफ आपका कभी भी कट नहीं करता। तो एसिम्प्टोट एक्सपोनेंशियल और रेसिप्रोकल ग्राफ्स में ही होती हैं। बाकी अगर मैं बात करूं आईजीसीएसई स्टूडेंट्स की, तो उसमें 10 में आप लोग बनाते हो, अगर 10 ग्राफ आप लोगों को याद हो, तो 10 ग्राफ में ना ऐसे इन्फिनिटी लाइन बनती है। अगर कोई आईजीसीएसई का है तो प्लीज चैट पे रिस्पॉन्ड कर दे कि ऐसा ग्राफ अगर आप लोगों को पता हो, तो एक ऐसा 10 ग्राफ होता है। तो यहाँ पे भी आप लोग के सर ने इंस्ट्रक्ट किया हो कभी भी इस लाइन से क्रॉस नहीं करवाना, इसलिए नहीं करवाना क्योंकि ये एसिम्प्टोट्स है। तो एसिम्प्टोट वो लाइंस होती हैं जिसपे ग्राफ कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो ये एक लाइन हो गई y इक्वल्स टू 0। अच्छा ये y एक्सिस को क्या कहा जाएगा, y एक्सिस को कहा जाता है x इक्वल्स टू 0। सही है, y एक्सिस को, जैसे x एक्सिस को y इक्वल्स टू 0 कहा जा रहा है, ऐसे y एक्सिस को x इक्वल्स टू 0 कहा जाता है। तो इसमें दो एसिम्प्टोट्स हैं, ये भी कभी मीट नहीं करेंगे। आई बात समझ में। स्पेसिमेन पेपर जरूर करना, वीडियो आप देखोगे उसकी, तो उसके अंदर एसिम्प्टोट का क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप लोग उसमें से भी देख सकते हो कि उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफाइड थी इक्वेशन, तो उसको देखोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, उसमें पोजीशन एंड ट्रांसलेटिंग भी समझ में आएगा एसिम्प्टोट का। बहरहाल नीचे वाले में भी एसिम्प्टोट बताया था, तो बेटा इसमें दो एसिम्प्टोट है, ठीक है। अच्छा ये रही बेटा नेट, 1 सेकंड बोला है मैंने, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 5 सेकंड दे दिए, मैं नीचे जा रहा हूँ, ठीक है। ओके अच्छा क्या कह रहा था मैं, हाँ इसमें क्या एसिम्प्टोट होगा, इसमें क्या होगा, इसके अंदर भी y इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि इस पे कभी क्रॉस नहीं करेगा। लेट्स से मैं कहता हूं कि मेरी इक्वेशन है y इक्वल्स टू 4 पावर x प्लस 1, तो मेरा ग्राफ अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अब मेरा ग्राफ 1 पे नहीं, मेरा ग्राफ 2 पे कट करेगा लाइक दिस, और मेरा ग्राफ जो है वो 1 की लाइन पे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है एक्सपोनेंशियल नहीं होगा बेटे, एक्सपोनेंशियल ग्राफ तो है, तो इसीलिए हमारे पास
y इक्वल्स टू 1 इस टाइम पे एसिम्प्टोट होगा अगर मैं इक्वेशन चेंज करता हूँ। तो बेटा इसको देख लेना, मैंने स्पेसिमेन में दिया हुआ है, स्पेसिमेन में भी उन्होंने दिया हुआ था तो मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है बच्चों को, उससे पता चल जाएगा। अगर मोहम्मद हुसैन आप जो कुछ कहना चाह रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप वापस मुझे बोल सकते हो, क्लेरिफाई कर सकते हो तो मैं आपका जवाब दे। फिलहाल हमारा ये था, ये क्वेश्चन, ये एसिम्प्टोट्स है। कोई बच्चा बाद में देखेगा वो परेशान हो जाएगा, तो ये क्या थे, हमें बताने नहीं थे एसिम्प्टोट्स, तो मैं इनको बहरहाल बता रहा हूँ। ग्राफ का नाम गलत ले लिया बेटा, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल है और ऊपर ग्राफ रेसिप्रोकल या इनवर्स ग्राफ है, बस दैट्स इट। आगे चलते हैं 22 पे। ABC एंड D आर पॉइंट्स ऑन अ सर्कल सेंटर O। हाँ यहाँ पे देख लो सर्कल प्रॉपर्टीज में जो मैं बात भी कर रहा था कि इसको अलग से जो है वो आप लोग इमेजिन करके कर सकते हो, तो देखते हैं। BCE is a straight line, angle AOC equals 108 and angle DCE equals 60। ठीक है, सब दिया हुआ है डायग्राम में, WXY निकाल रहे हैं। अब ये देख लो सबसे पहले, अब अच्छी तरह देखेंगे समझेंगे, कोई प्रॉपर्टी लगती हुई नजर आ रही है। तो एक होती है एंगल एट अ सेंटर is twice the angle at the circumference। सेम कॉर्ड से अराइज हो रहा हो, कॉर्ड या सेम पॉइंट्स बोल दो, सेम पॉइंट से दो ट्राइंगल अराइज हो रहे हैं अगर डॉटेड लाइन बनाए तो दो ट्राइंगल अराइज हो रहे हैं लेकिन एक ट्राइंगल सेंटर तक जा रहा है और दूसरा ट्राइंगल सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है, तो सर्कमफ्रेंस को टच करने वाला हाफ हो जाएगा सेंटर वाले से, तो 54 आपका W हो गया। ठीक है, अगर जैसे अगर मैं एज ए स्टूडेंट समझूंगा इसको तो मैं अलग से बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अलग से शेप ब्रेकिंग करूंगा। मैं ऐसे कर सकता हूं, मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैंने ये शेप बनाया और मैंने कहा कि यार एक काम करता हूँ, ये क्वाड्रिलेटरल है ना, इसको अलग कर लेता हूँ। अच्छा, किसी बच्चों को अगर ये लग रहा हो कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सारे पॉइंट सर्कमफ्रेंस को टच करने चाहिए, यहाँ सर्कमफ्रेंस को टच नहीं कर रहा है एक पॉइंट। तो ये क्वाड्रिलेटरल को अलग कर लिया मैंने, मैंने देखा यार कुछ बन सकता है, मजा नहीं आ रहा, नहीं बन रहा। अच्छा, फिर मैंने किया यार कॉर्ड्स देखूं मैं, कॉर्ड तो दी हुई नहीं है, तो मैंने एक इमेजिनरी कॉर्ड बना ली। तो मैंने ऐसे एक इमेजिनरी कॉर्ड बना ली और फिर एक सेंटर में बना लिया और एक सर्कमफ्रेंस में बना लिया। फिर मैंने बोला अच्छा हाँ, ये वाला एंगल एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ऐसे देख सकते। बहरहाल आगे सॉल्व करते हैं। कॉर्ड वाली बात बेटा, कॉर्ड अगर कोई पूछना चाह रहा हो क्या होता है, कॉर्ड अदर देन डायमीटर अगर कोई लाइन बनाए तो उसको कॉर्ड कहते हैं। सर ये बटरफ्लाई प्रॉपर्टी है, बिल्कुल बटरफ्लाई प्रॉपर्टी है, लेकिन कभी अगर एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए तो बटरफ्लाई प्रॉपर्टी नहीं बोलना, बल्कि उसको वो बोलना, क्या नाम है, ऑल्टर्न एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एंगल इन अ सेम सेगमेंट आर इक्वल। और 54 कैसे आया वही बात बता रहा हूँ, एंगल एट द सेंटर, एक एक चलो ये देखो, ये देखो यहाँ पे देखो, आई आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो एक एंगल है हमारा सेंटर में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आप लोगों ने, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ना उनकी उसकी एक ही शक्ल पढ़ी होती है, ये शक्ल पढ़ी होती है आप लोगों ने, सिर्फ ये शक्ल पड़ी होती है, और कहते हो सर ये बीच में जो एंगल है लेट से ये 100 है तो ऊपर वाला 50 है। बात सही है आप लोगों की बिल्कुल, लेकिन आप लोग ये नहीं समझते कि ये पॉइंट यहाँ पे भी जा सकता है। समझ में आ रही है बात, ये पॉइंट उठ के यहाँ पे भी जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी तो मुझे पता है सबने देखी होगी कि सर बीच में जो एंगल है वो बड़ा होगा, डबल होगा, और जो ऊपर है वो हाफ हो जाएगा उसी के। तो इसी पॉइंट को देखो सर्कमफ्रेंस में घूम सकता है कहीं पे भी। एक्स की बात करते हैं बेटा, अभी मैं डब्ल्यू पे हूँ, एक्स की बात करते हैं। तो ये देखो ये पॉइंट यहाँ यहाँ घूम सकता है, तो उसी हिसाब से सर अपनी मर्जी से कॉर्ड बना सकते हैं, इमेजिनरी कॉर्ड बना सकते हो बेटा। तो इस तरीके से बेटा ये इस तरह ये यहाँ पे 50 100 है, तो उसी तरीके से 108 और 54 भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या है, एक्स की बात कर रहे हो कि एक्स क्या होगा, एक्स दो तरीकों से निकाल सकते हो, बल्कि एक ही तरीके से निकाल सकते हो, उसमें भी एंगल एट द सेंटर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। वो ये है कि अगर ये 108 है तो ये कितना होगा, ये हमारा कितना होगा, 100 माइनस करेंगे 360 260 हो गया, 260 एंड देन 252। अगर ये 252 है हमारा, तो अब ये क्या होगा, जो x है वो उसके हाफ हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 252 का आधा 126।
आगे बात समझ में? अच्छा, अब जरा एक बात और भी समझ लेना, ये इसमें भी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये भी एंगल एट द सेंटर इज हाफ, सॉरी एंगल एट द सेंटर इज डबल द एंगल एट द सर्कमफ्रेंस है। कैसे? ये देखो, इसी पॉइंट को देखो, इसी से समझ में आएगा। इसको क्या कह रहे थे आप लोग कि ये कहीं पे भी घुमाऊं इसको मैं, जो सर्कमफ्रेंस वाला है वो हाफ होगा हमेशा। अब इसी को देखो, अगर मैं इसको नीचे ले आया, ये देखो बन गया क्वाड्रिलेटरल, इसी को नीचे लेके आ गया, इसी पॉइंट को नीचे लेके आ रहा हूं। बट एक बात याद रखना, क्योंकि अब आप इसको नीचे ले आए हो तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का ताल्लुक है। नहीं लगेगी बेटा क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जब लगता है जब सारे पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के सर्कमफ्रेंस को टच कर रहे हो, यहाँ पे एक सेंटर पे है, तो इसलिए नहीं लगेगी। क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी ये तो नहीं कह रही आपके सारे एंगल्स को ऐड करें और 360 से माइनस करें, तो वैसे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, वो नेक्स्ट पार्ट के लिए कर सकते हैं। सर जी जैद बोलो। इसकी एक्स की डब्ल्यू के साथ लग रही है ना साइक्लिक, मैंने ऐसे ही लगाई है। अच्छा ये कह रहे हो, हाँ 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 हाँ, ये सही है, सही है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल लग रही है, मैंने इसको देखा नहीं, अभी देखा, एक से ही निकल गया था ना मेरा, वहाँ वहाँ माइंड नहीं गया बिल्कुल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अगर वो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास साइक्लिक नहीं है तो ये वाला है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स इसके सर्कमफ्रेंस को जा रहे हैं। गुड जैद, गुड। बाकी कौन है? आई थिंक सफिया भी यही कह रही थी, तो जबरदस्त बेटा। तो खैर ये आपका, अगर ये W निकला हुआ है 54, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 54 होगा। ये ज्यादा आसान है। 30 एंड 126, ठीक है, दोनों तरीकों से निकल गया। देखो, एक क्वेश्चन को करने के दो तीन तरीके अक्सर होते ही हैं, तो फायदा भी है, एक आध तरीकों से तो आप लोग कर ही लोगे। अच्छा, बहरहाल आगे करना है, आगे करते हैं, देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। और आगे पूछा जा रहा है कि इफ दिस इज y, हमसे ये y निकलवा रहे हैं, अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल को ही फोकस करें तो आप लोग देख सकते हो ये x हमें मिला हुआ है 126, और ये हमें w भी मिला हुआ है विच इज 50, कितना था 54। हमें ये चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 60 है, तो ये कितना होगा 120, बिकॉज टोटल 180 होता है। अब ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, और ये एंगल निकलवा रहे हैं क्वाड्रिलेटरल का, तो क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, 126 प्लस 120 हो जाएगा आपका 246, 246 प्लस 54 कितना हो जाएगा ये आपका 300। इफ दिस इज 300, तो हम लोग क्या करेंगे, 360 माइनस 300 कर देंगे, तो हमारा 60 आ जाएगा। आगे चलते हैं। राइट 56 as a product of its prime factor। ओके, आसान है। 56 2 2 8 जा 2 14 2 7 7 1 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7। आगे 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7, आगे चलते हैं। फाइंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 56 एंड 42। एलसीएम निकालना है। 56 के प्राइम फैक्टर्स पहले से हैं, 42 के निकाल लेते हैं जरा। 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, ये हो जाएगा 21, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। अच्छा, अब इसके थे 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 7, किसके थे ये 56 के थे, और 42 के कितने आए हैं आपके, 42 के आए हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। इन फैक्टर्स में से आप लोगों को क्या लेना पड़ेगा, वो नंबर लेना पड़ेगा जिसकी पावर बड़ी है, वो वाला फैक्टर ले लेना पड़ेगा जिसकी पावर बड़ी है। एलसीएम में बड़ी पावर वाला ले लेते हैं, तो आप ये ले लोगे, तो ये हो गया 2 क्यूब, फिर आप ये ले लोगे, अच्छा आप 3 ले लोगे, अगर कोई कहे ऊपर तो 3 था ही नहीं, तो ऐसे कंसिडर कर लो कि 3 की पावर 0 था ऊपर, तो नीचे क्या है 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 वाला लोगे ना, और 7 ले लोगे, तो ये आपका एलसीएम है। कोई ऐसे निकालना चाहे एलसीएम, अक्सर बच्चे निकालते हैं कि दोनों को सर मैं साइड बाय साइड रख रहा हूँ, दोनों को साथ साथ रख के मैं निकालना चाह रहा हूँ, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं, आंसर सेम आएगा। आगे चलते हैं। द टाइम t minutes, the time t minutes 80 students each spend completing their homework is recorded। cumulative frequency total 80 तक जाएगी, बिल्कुल नजर आ रही है, एस ग्राफ नजर आ रहा है। use the cumulative frequency to diagram to find the estimate of the median। मीडियन क्या होता है, क्योंकि 1 मार्क का है, कोशिश करो नहीं दिखाओ वर्किंग, कोई मसला नहीं है, 1 मार्क में इतनी वर्किंग का मसला नहीं होता, बस आप देखोगे 80 का आधा करूंगा तो जाहिर सी बात है 40 है, और फिर उसके बाद नीचे आके देख लेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। तो एग्जैक्टली 25 आ रही है, आप लोग सबकी अगर 25 आ रही है तो उसको मार्क करते रहो। आगे इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है। इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल क्या होता है,
75% होता है टोटल का, 80 का 75% होगा। और लोअर क्वार्टाइल कितना होता है? 25%। अब ये मुझे डायरेक्ट पता चल जाते हैं, पता है मैं कभी भी इनको सॉल्व नहीं करता, बताता हूँ कैसे डायरेक्ट पता चलते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल ये 60th पोजीशन है, और ये पता है कौन सी पोजीशन होगी? ये पोजीशन होगी आपकी 20th पोजीशन। अभी ये माइनस नहीं कर देना, अक्सर बच्चे 60 और 20 को माइनस कर रहे होते हैं, पोजीशन माइनस नहीं होती, फाइनल आंसर माइनस होता है। अच्छा, मुझे कैसे पता चल जाता है डायरेक्ट 60 है डायरेक्ट 20 है? टाइम कैसे मैं इसमें बचा रहा हूँ? ऐसे कि 80 का आधा करो तो 40, उसका भी आधा करो तो 20। आप कहाँ पहुंच गए अब? लोअर क्वार्टाइल पे। 20 20 20 20 बन के 80 बना है ना, तो थर्ड क्वार्टाइल पे क्या होगा आपका? 60 होगा। 20 20 20 60, 3 दफा ऐड किया 20 को तो 60। तो देखो पोजीशंस आ गई। अब इसमें आंसर निकालते हैं, पहले अपर का निकाल लेते हैं। अपर का आंसर आ रहा है 28, और लोअर का क्या आंसर आ रहा है? इलेवन 12 13 14 15 16, तो 28 माइनस 16 आ रहा है। लास्ट में जब पहुंच जाओगे, जब माइनस करना है, तो अब माइनस करना है, बीच में कहीं माइनस नहीं कर देना। पहले अपर क्वार्टाइल निकालना, लोअर क्वार्टाइल निकालना, जिस तरह भी निकालना चाहते हो। परसेंटेज कुछ बच्चे अपॉन फ्रैक्शन से करते हैं, 1/4 और 3/4, वो भी कर सकते हो। पोजीशन चाहते हैं, पोजीशन से आंसर देखना है, आंसर देखने के बाद माइनस करना है, जो फाइनल आंसर आपने निकाले होंगे ग्राफ से पढ़ के। आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु स्पेंड मोर देन 40 मिनट्स कंप्लीटिंग देयर होमवर्क। 40 मिनट्स कंप्लीट, मोर देन 40 बोला हुआ है, तो हम ग्राफ ऊपर से पढ़ेंगे। अच्छा, 40 मिनट्स, 40 पे पहले देखो कि क्या वैल्यू आ रही है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं जो 40 पे हैं, 40 मिनट्स पे एग्जैक्टली, तो वो देख लेते हैं अभी। मेरे ख्याल में 75 है। हाँ 75 ही है, ठीक है। अच्छा, इससे ऊपर वाले वो लोग होंगे जिन्होंने 75 से ज्यादा, सॉरी 40 से ज्यादा टाइम लगाया होगा, 40 मिनट से ज्यादा। और इससे नीचे वाले वो होंगे जिन्होंने 40 से कम टाइम लगाया होगा। तो कितने ज्यादा ऊपर कितने आ रहे हैं? 80 और 75 में पांच ऐसे लोग हैं जो कि 40 से भी ज्यादा टाइम लगा रहे हैं, तो 5 आंसर है। यस, गुड। अच्छा, आगे 25 GFX, वन मार्कर है, बहुत आसान है ये, कंपोजिट फंक्शन है। अब वही अगेन IGCSE वालों के लिए नया नहीं है कुछ भी, GCE वालों के लिए, ओ लेवल्स वालों के लिए नया है, ये नया ऐड हुआ है अभी। अच्छा, क्या करेंगे इसको? स्टेप्स क्या होते हैं? अगर कोई बेसिक से समझना चाह रहा है तो पहले f को अंदर भेज दो और fx कर दो। fx किसके बराबर है? x क्यूब के, तो अंदर x क्यूब आ जाएगा। अब इन्होंने क्या किया है? जी x की जगह x के अंदर इन्होंने x क्यूब लिख दिया, तो आप भी इक्वेशन में x की जगह क्या लिख दोगे? x क्यूब लिख दोगे, लाइक दिस। अपर क्वाड्राइल में भी सेम फॉर्मूला आप लाए होगा। अपर क्वाड्राइल में 75% करोगे ना। अच्छा, आगे इनवर्स निकालना है, थोड़ी देर के लिए उसको जी एक्स को वाई बोल देंगे क्योंकि वाई होते हैं। वेट, मुझे पानी दे जी। अच्छा, वाई -2 इक्वल्स 5x, x को सब्जेक्ट बनाना होता है इनवर्स में। तो उसके बाद y-2 अपॉन 5 इक्वल्स x हो जाएगा। जैसे हमने ऊपर नाम चेंज किया था, हमने y को x कर दिया, x को y कर दिया है। जैसे यहाँ पे लास्ट में क्या कर रहा है हम लोगों को? अभी इक्वेशन सीधी चल रही है। अब क्या करेंगे? y को x कर देंगे और x को y कर देंगे, तो x y की जगह x लिख दिया और x की जगह f g इनवर्स ऑफ x लिख दिया। तो ये इनवर्स का कॉन्सेप्ट है। जैसे सब्जेक्ट बना हुआ था y, वैसे मैंने x को सब्जेक्ट बनाया और फिर x को y बोल दिया, y को x बोल दिया, ये इनवर्स है। इनवर्स कोऑर्डिनेट लेवल पे समझाऊं तो लेट्स से एक ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स आते हैं 2,3, तो उसके इनवर्स ऑफ ग्राफ के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? 3,2। इसकी भी वीडियो डली हुई है, अगर इनवर्स किसी को मुश्किल लगता है तो वहां जाके देख सकता है। आगे चलते हैं। hx इक्वल्स ax² प्लस 1। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ h ब्रैकेट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a व्हेन h ब्रैकेट -2 इज इक्वल टू 21। x को रिप्लेस करके -2 लिख दिया है, आप भी क्या करो? x को रिप्लेस करके -2 लिख दो इक्वेशन में।
वहां से लगे जी जी वहां से। अच्छा ओके आई एम सॉरी, आगे करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 4a+1 और h ब्रैकेट -2 किसके बराबर दिया हुआ है इन्होंने 21 के, तो मैं नीचे 21 लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन बन गई हमारी। आगे सॉल्व करते हैं जी। 5 आ रहा है, बिल्कुल चेक कर लेते हैं। 1 वहां जाके माइनस होगा, ये हो जाएगा 21 - 1 equals 4a, 20 equals 4a, a equals 20/4 which is 5. Good. 26 और क्या है 27। 26 पे आओ, रेशियोज का गेम आता है जब थोड़ा सा वेक्टर्स में, तो थोड़ा सा वेक्टर्स कंफ्यूजिंग और मुश्किल हो जाता है। बात करते हैं इस पे। इन द डायग्राम OABC इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। OP एंड CA इंटरसेक्ट X एट, सही है, सारी चीजें दी हुई है। रेशो दिया हुआ है हमें CP एंड PB का रेशो दिया हुआ है, कितना है 2:1 का रेशो है। अच्छा आगे चलते हैं। OP निकालना है। OP के लिए मैं क्या कर सकता हूं, O से C जा सकता हूं। फॉर OP आई कैन गो फ्रॉम O से C एंड देन C से P। याद रखना O से C चले गए एंड C से P चले गए, बट CP तो है ही नहीं हमारे पास। तो CP के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग को पता है कि OA हमारा अगर A है तो CB, क्योंकि पैरेललोग्राम है, ये भी A होगा। किस डायरेक्शन में A होगा ये भी ध्यान में रखना है, तो इस डायरेक्शन में ये A होगा। अब कितने हिस्से हैं टोटल, रेशोज कितने, 3 रेशोज हैं, तो A के 3 हिस्से कर दो, तो ये हो जाएगा A/3 और उसमें से 2 हिस्से CP हैं, तो ये हो जाएगा 2A/3। इस तरीके से रेशो समझा जाता है। आगे करते हैं हम इसको, समझते हैं क्या है, सॉल्व करते हैं बस। OC क्या था, C था, इसमें प्लस कर देंगे 2A/3। अच्छा अब आगे CX रेशो XA 2:3 दिया हुआ है। CX एंड XA 2:3 का रेशो है। ओके OX निकालना है। अच्छा पहले रास्ता देख लेते हैं कि O पे खड़े में और X पे कैसे पहुंचना है। तो आप क्या कर सकते हो, आप लोग के O से C निकाल लो एंड C से X निकाल लो। O से C एंड देन C से X निकाल लो। तो O से C के लिए तो C मौजूद है, CX नहीं मौजूद। लेकिन हम पूरा क्या CA निकाल सकते हैं, ये भी बात कर लेते हैं। तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो पहले CA निकालते हैं पूरा। CA निकालने के लिए क्या करोगे, आप लोग जाओगे C से O एंड देन O से A, तो CA निकल जाएगा आपका। CA निकालने के लिए हमारे पास C से O जाया जा रहा है, मतलब उल्टा जाया जा रहा है, तो -C हो जाएगा और प्लस O से A विच इज A। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूं, बल्कि ये सही है, कोई मसला नहीं है। CA पहले मैंने CA निकाल लिया। आगे क्या करना है, अब CA को टुकड़ों में करना है। रेशोज दिए हुए 2:3 के रेशोज दिए हुए। टोटल कितने हिस्से किए हुए, 5 हिस्से, तो ये जाएगा -C + A/5 और इसके अंदर से जो 2 हिस्से हैं वो आपके CX के हैं। तो हम लोग ये कर सकते हैं इसको 2/5 ऑफ -C + A। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका CX निकल गया। अब आगे क्या करें, हमें कहां जाना था OX, तो हम लोग CX के लिए क्या रास्ता ले सकते हैं, हमें OX चाहिए, तो हम O से C प्लस C से X, तो OX निकल जाएगा पूरा। O से C कितना है, C है। C से X अभी हम लोगों ने निकाला 2/5 ऑफ -C, या अब इसको मैं उल्टा लिख दूं तो ये हो जाएगा A - C, तो ज्यादा बेहतर है, वरना कंफ्यूजन रहती है कि सर माइनस से क्या करें। LCM ले लेते हैं। LCM ना भी लो, फ्रैक्शन ब्रेकिंग करके करना चाहो तो कर सकते हो, मैं LCM लेता हूँ, कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं होता है इसमें। तो ये हो गया आपका 2A - 2C/5। आगे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा आपका 3C + 2A/5। ये आपका OX आ गया। आगे इसके बाद OX एंड XP कहा जा रहा है। अब हमसे OX तो निकलवा लिया था, देखो हमसे OX निकलवा लिया है, ये रहा OX। हमें XP का पूछ रहे हैं, तो रेशो बता सकते हैं हम। XP निकालना है, XP कैसे निकालें, XP निकालने के लिए वी कैन गो फ्रॉम X to C and C to P, since we know that CP is 2A/3 and we also know that what is CX हमने निकाला था, ये रहा CX। लेकिन हमें XC जाना पड़ेगा, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, वो मसला नहीं है।
यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल में। x से c जाना है, तो अब क्या करेंगे, हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था xp। तो xp के लिए कहाँ जा रहे हैं हम लोग, और xp वी आर गोइंग फ्रॉम x से c एंड c से p। x से c जाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है क्या दिया हुआ था, cx पता था, तो xc जाना है तो हम कर देंगे -2/5, साइन चेंज कर देंगे ऑफ a माइनस सी। ये बन जाएगा आपका -2a/5। पहली बात तो है, एक मिनट वेट वेट वेट, सीपी तो मैंने शामिल ही नहीं किया। सीपी कितना था हमारा 2a/3, तो प्लस 2a/3। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई बाय 3, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करो, ये मल्टीप्लाई बाय 5 तो ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा। ये जाएगा -6a माइनस सी प्लस 10a/15। ओके, नाउ -6a प्लस 6c प्लस 10a/15, ये हो जाएगा 4a प्लस 6c प्लस, क्या कह रहा हूं मैं, 6c प्लस 4a/15। ये हमारा क्या निकला है, ये xp निकल गया। अब हमने OX तो पहले से निकाला हुआ था, XP और OX को कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे जरा देखना, रेशो वाइज लिख दो दोनों को, पहले OX को लिख दो, ऊपर लिखा हुआ है देखो, ऊपर OX हम लोगों ने निकाला हुआ है, मैं रेशोज लिख भी देता हूँ। OX रेशो XP की बात कर रहे हैं, मैं दोनों को लिख रहा हूँ साथ साथ, आप लोग भले ना भी लिखो, डायरेक्ट डायरेक्ट करना चाहो तो कर सकते हो। अब देखो ये हो जाएगा 4a/15। क्या करेंगे अब, कंपेयर करना है, जरा देखते रहो गौर से। तो जो चीज कैंसिलेशन होती हुई नजर आ रही है उसको कैंसिल करो रेशोज में, ये कैंसिल हो सकता है, ये कैंसिल हो गया, कर दिया। ये है हमारा 3c प्लस 2a रेशो, वहां पे क्या है अभी, वहां पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, ले लेते हैं कॉमन। जी बिल्कुल जैद सही कह रहे हो, तो 2 कॉमन लिया तो ये हो गया 3c प्लस 2a, और नीचे क्या था अपॉन 3। अब क्या करोगे, ये और ये कैंसिल कर दोगे क्योंकि सेम है, तो वहां पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 2/3। अब रेशो को तो सिंगल उसमें लाइनर पे लिखना पड़ता है, तो सिंगल लाइनर के लिए क्या करोगे, इसको रेशो को मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, इस तरह डिवाइड करते हो ना उस तरह मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 3:2। 3:2 आपका आंसर है। एक बच्चे ने 2:3 लिखा था, तो वो उसके मार्क कटेंगे बेटा, मार्क्स इसलिए कटेंगे क्योंकि आपने रेशो उल्टा कर दिया। XP जाहिर सी बात है नजर भी आ रही है यहाँ पे छोटी है, OX बड़ा है, तो इसलिए OX अगर बड़ा है तो वो ज्यादा रेशो का आएगा ना। तो ये वेक्टर था, हाँ वेक्टर थोड़ा सा कह सकते हैं लेंथी था, मार्क्स से जस्टिफाइड नहीं था, जितनी वर्किंग करवाई है उतने मार्क्स नहीं थे। बहरहाल आगे चलते हैं, 3 क्वेश्चंस रह गए हैं, मेरे ख्याल में हमने 1 घंटा तो लगा दिया है इसके अंदर। तो देखो, अगर मैं, वैसे तो मैं आप लोगों को समझाते समझाते करा रहा हूँ, तो अगर मैं खुद बैठ के करूँ तो लेस देन 1 आवर भी हो सकता है, लेकिन अगर एक स्टूडेंट की बात करूँ जिसकी अच्छी इनफ प्रैक्टिस हुई है, वो 1.5 घंटे में पेपर कर सकता है, और आधे घंटे में रीचेकिंग को भी दे सकता है। अच्छा, मैं करवाने के बाद रीचेकिंग भी समझाऊंगा कि आप लोग रीचेकिंग कैसे कर सकते हो। तो अभी तो खैर हम लोग आगे चलते हैं, खत्म करते हैं इसको। 27, डिस्क्राइब फुली सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैप्स ट्राइंगल ए ऑनटू ट्राइंगल बी। ट्राइंगल ए से ट्राइंगल बी, हमारे पास यहाँ पे रोटेशन हुई है, क्यों, क्योंकि ये लाइन ऐसी थी, ये लाइन ऐसी हो गई, तो यहाँ पे रोटेशन हुई भी है, नजर आ रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, सही है, और सेंटर 0,-1। ये 0,-1 कैसे आया, ये आप लोग रोटेशन वाले में देख लेना एक दफा वीडियो, अगर जिसको रोटेशन का ये निकालना नहीं आता तो मैंने पूरी ट्रिक बताई हुई है, उस ट्रिक से आप लोग आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि वैसे भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप लोग 90 डिग्री लिख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिख रहे हो, 2 मार्क मिल गए। सेंटर का 1 मार्क होता है, और सेंटर थोड़ा सा निकालना अजीब सी बात है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनता है, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के हैक बताया है मैंने, आप लोग वीडियो देख सकते हो उसके अंदर। अभी बहरहाल मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है अभी तो। अच्छा, ट्राइंगल ए ऑन टू ट्राइंगल सी, यहाँ पे भी एक कॉमन मिस्टेक हुई है हर बच्चे से, ए टू सी पूछा जा रहा है, नहीं ट्रांसलेशन नहीं हुई है, साइज छोटा हुआ है, हम इनलार्जमेंट ही बोलेंगे इसको। अब अगर कोई मुझे बोले सर ये इनलार्जमेंट तो बड़े को कहते हैं, जरूरी नहीं है,
इनलार्जमेंट का मतलब ये होता है कि आप या तो शेप को डिमिनिश कर रहे हो या साइज में मैग्नीफाई कर रहे हो, तो इनलार्जमेंट है विद स्केल फैक्टर। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, स्केल फैक्टर क्या होगा? तो कोई भी लेंथ ले लो, उसकी बेस ले लो, उधर की भी बेस ले लो, तो बेस पहले 3 थी, अब इसकी 1 कर दी है, स्केल फैक्टर 3 नहीं होगा, स्केल फैक्टर 1/3 होगा, क्योंकि साइज डिमिनिश हुआ है, छोटा हुआ है, स्केल फैक्टर 1/3 होगा। यही कॉमन मिस्टेक हुई है, तकरीबन मेजॉरिटी बच्चों ने मुझे 3 लिख के दिया है। दिस इज स्केल फैक्टर ऑफ 1/3, क्योंकि साइज रिड्यूस हुआ है, डिवाइड हुआ है, छोटा हुआ है। अगर बड़ा हुआ होता 3 गुना तो हम उसको 3 स्केल फैक्टर 3 बोलते। अच्छा इसके अंदर सेंटर कैसे निकलेगा? सेंटर के लिए सारे कॉरेस्पॉन्डिंग जो वर्टिसेस है हमारे, उनको ज्वाइन करो लाइक दिस। ऐसे कोई दो भी को भी कर लोगे ना तो आप लोगों के पास आ जाएगा। क्या हो गया इसको? यस बेटा सही आंसर 6:6 ही है, और 6,6 ही है। मैं बना के भी दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट यहाँ जा रहा है। तीसरा भी बनाएंगे तो वहीं ज्वाइन होगा, तो सेंटर अपना रोटेशन सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट क्या होगा? 6:6 होगा। इस तरीके से देखा जाता है। क्या आप क्या करते हो? कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को ज्वाइन करते हो। ठीक है यहाँ पे आ जाओ, लास्ट 28 एंड 29 एंड 30 खत्म हो रहा है ये। 40 children were asked if they have a computer or a phone or both. When diagram shows the results. Have a computer, only computer वाले 7 हैं, only मोबाइल फोन वाले 23 हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है। सही, ऐसे कौन से बच्चे हैं भाई जिनके पास अपना कंप्यूटर है ना मोबाइल है? तो खैर वो कितने 2 हैं, और जो कॉमन है जिनके पास मोबाइल फोन भी है और कंप्यूटर भी है वो 8 है। The child is chosen at random from the children who have computer. तो कंप्यूटर वालों में से, जिनके पास कंप्यूटर है उन वाले में से कोई एक बच्चा उठाया जा रहा है। तो पहले देखते हैं कंप्यूटर वाले लोग कितने हैं। कंप्यूटर वाले लोग कितने हैं हमारे पास? कंप्यूटर वाले लोग कितने हैं? 15 है सर। पार्ट बी ऑफ क्वेश्चन नंबर 27। अच्छा हाँ ट्रांसलेशन रह गई, आई एम सॉरी। ट्रांसलेशन को कर लेते हैं। सेंटर, अच्छा इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। सेंटर 6,6 थी, ठीक है ये हो गया हमारा। 3 मार्क मिलेंगे लार्जेंट बताने पे, स्केल फैक्टर 1/3 और सेंटर बताने में। ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्राइंगल ए आफ्टर ट्रांसलेशन। इस ए को ट्रांसलेट किया जा रहा है। कितना ट्रांसलेट किया जा रहा है? एक्स की मूवमेंट है 2 आगे और वाई की मूवमेंट है 10 अप। अप कब होगी? जब पॉजिटिव होगी। डाउन कब होगी? जब नेगेटिव होगी। इसी तरीके से आप लेफ्ट साइड पे कब जाओगे? जब एक्स नेगेटिव होगा, और राइट साइड पे कब जाओगे? जब x2 होगा। तो कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये अच्छा लग रहा है मुझे पॉइंट, ये वाला जिसपे मैंने x बनाया हुआ है। इस पॉइंट से इस पॉइंट को 2 अप मूव करवाओ, और दो राइट साइड पे मूव करवाओ, क्योंकि x की मूवमेंट राइट साइड पे 2 है, और 10 अप करवा दो इसकी मूवमेंट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 अप हो गया, 2 राइट साइड हो गया। अब 10 अप कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। रिमेनिंग जैसा नीचे बना है वैसा ही बना लो इसको। 6 है इसकी हाइट, तो 6 हाइट की आ जाएगी। अच्छा उसके बाद बेस इसकी 3 है, तो बेस 3 आ गई इसकी, और उसके बाद इसको कंप्लीट कर लो। तो ये ऐसे बनता है। ये आपका ट्रांसलेटेड आ गया। अच्छा एक और बात बता दूं, अगर किसी को डाउट है कि ये सर हमने वाकई सही शेप को यहाँ पे सही बनाया है या नहीं बनाया है, तो वो कोई भी पॉइंट उठा ले और चेक कर ले। इस पॉइंट को देख लो, अगर मैं इस पॉइंट को देखूं जिसको मैंने डॉट किया हुआ है, 2 आगे और 10 ऊपर, 2 आगे और 10 ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो बिल्कुल सही ट्रांसलेट हुआ हुआ है। आगे चलते हैं। 15 बच्चे ऐसे थे जिसके पास कंप्यूटर था, हम ये बात कर रहे थे।
और उनमें से कहा जा रहा है कि उसी में से एक बच्चा लिया जा रहा है और वो बोल रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड आल्सो हैज अ फोन। तो आल्सो फोन वाले कितने लोग थे, कॉमन वाले कितने थे, 8। इट विल बिकम 8/15। ये आंसर है हमारा, ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो मतलब आउट ऑफ टोटल हम लोगों ने, आउट ऑफ टोटल 15 हम लोगों ने 8 बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जिनके पास मोबाइल फोन है। तो पॉसिबिलिटी क्या बनेगी 8/15 की। नीचे की वेन डायग्राम देखते हैं, कंप्लीट वेन डायग्राम। डू नॉट हैव कंप्यूटर, डू नॉट हैव मोबाइल फोन। अच्छा उल्टा कर दिया। डू नॉट हैव कंप्यूटर का मतलब वो होगा कि ऐसे बताओ जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, जरा समझना इस बात को, सिर्फ कंप्यूटर नहीं है। तो सिर्फ कंप्यूटर नहीं है तो उसका मतलब है मोबाइल फोन हो सकता है। तो ऐसे कौन से होंगे, 23 होंगे। बीच में क्या कौन से आएंगे, कॉमन क्या है, जिनके पास मोबाइल फोन भी नहीं है, जिनके पास कंप्यूटर भी नहीं है। तो बीच में कौन आएंगे, 2 आएंगे इस बार। ठीक है, क्योंकि बाहर 2 रखा था हम लोगों ने। अगर मैं देखूं यहाँ पे टोटल, मुझे बता सकते हो आप लोग कि कंप्यूटर चलाने वाले ऊपर कितने हैं, आप लोग देखो और बताओ। कंप्यूटर चलाने वाले मतलब ऑल टुगेदर कंप्यूटर चलाने वाले कितने हैं जिनके पास मोबाइल फोन नहीं हो, वो तो 23 है। चलो, और सर जीरो नहीं, कहां पे जीरो, अब्दुल्ला प्लीज स्पीक। कॉमन में नहीं, कॉमन में नहीं है। कॉमन में बेटा कॉमन में कौन से आएंगे जिनके पास दोनों नहीं है, ना ही कंप्यूटर है ना ही मोबाइल फोन है। तो बीच में कितना आएंगे, 2 आएंगे। अच्छा अब वो पूछ रहे हैं डू नॉट हैव फोन ओनली, मतलब जिनके पास फोन नहीं है तो उनके पास क्या होगा, कंप्यूटर होगा। और बाहर क्या आएंगे, ऐसे जिनके पास दोनों है, जिनके पास कंप्यूटर भी है, जिनके पास मोबाइल फोन भी है, वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये उल्टा बन रहा है, एक तरीके से उलट बन रहा है इसका। अच्छा, इन दिस वेन डायग्राम शेड द रीजन ए यूनियन बी नॉट इंटरसेक्शन सी। बहुत स्टाइल्स हैं इसको शेडिंग करने के। मेरे पास एक टिक वाला मेथड है, मैंने समझाया हुआ है, जिसको ये अच्छा लगे वो देख भी सकता है जाके। जिसको अपने अंदाज से करना है कर ले, मैं टिक मेथड से कर रहा हूँ, जरा फोकस करना है इस पे। पहले मुझे ये बताओ, पहले मुझे ये बताना है आप लोग सबने कि हमारे पास ये शेप है, सॉरी इसको छोड़ो, हमारे पास शेप है ऐसा ए और बी। तो अगर मैं ब्रैकेट की बात करूं, ब्रैकेट सॉल्व करने में क्या होगा, आंसर क्या होता था, ए यूनियन बी नॉट है, तो इसका मतलब ए पे शेड होगा। ए के पार्ट्स पे टिक करते हैं, मैं आप लोगों को टिक मेथड समझाता हूं। अगर ए लिखा हुआ है तो ए के पार्ट्स पे टिक करो, और बी लिखा हुआ है तो बी के आउटसाइड टिक करो, बी नॉट लिखा हुआ है तो बी के आउटसाइड टिक करो, तो ये भी करोगे और ये भी करोगे। यूनियन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब होता है जहां जहां टिक नजर आ रहे हैं वहां वहां शेड होगा, चाहे डबल हो या चाहे सिंगल हो। तो ये आंसर होता है आपका। ठीक है। अच्छा अब ये मैंने आप लोगों को अलग से दिखाया कि इसका मोस्ट लाइकली आंसर क्या हो सकता है। तो इसमें अगर मैं बनाऊं तो इसके अंदर देखो जो आंसर है ना, जिस तरह इसका आंसर मैंने निकाला है ए और बी यूनियन, और बी नॉट है और यूनियन है, ए यूनियन बी नॉट, इसका आंसर ऊपर क्या करोगे, टिक में कर दोगे, मतलब टिक कर दो, आंसर्स पे टिक करोगे। यहाँ पे टिक लगाओगे, यहाँ पे टिक लगाओगे, यहाँ टिक लगाओगे, यहाँ टिक लगाओगे, और बाहर भी टिक लगाओगे क्योंकि बी के आउटसाइड होता है, और यहाँ पे भी टिक लगाओगे। मतलब बी को छोड़ के, समझाता हूं दोबारा, बी को छोड़ के मैंने सब जगह टिक लगा देना है, जैसे यहां लगा दिया। अब मैंने ब्रैकेट तो सॉल्व कर लिया, अब बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर सी लिखा हुआ है। सी का मतलब है ये चेक करना होता है कि क्या आया सी लिखा हुआ है या सी नॉट लिखा हुआ है। तो सी लिखा हुआ है, इसका मतलब सी के पार्ट्स पे टिक कर दो, सी के जो भी पार्ट नजर आए टिक कर दो। पहले से भले जो टिक भी हुए हैं उसको डबल टिक कर दो, कोई मसला नहीं है। तो आपके पास डबल टिक आ रहे हैं। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ओनली डबल टिक शुड बी शेडेड। तो आप डबल टिक वालों को शेड करना है तो आप सिर्फ इसको शेड करोगे। कल हाँ, जब तक टिक मेथड नहीं देखोगे ये समझ में नहीं आएगा। ये मेरा एक मेथड है, क्या पता कुछ कुछ बच्चों को पता हो, ये मेरे बैच वाले बच्चों को तो पता था। बहरहाल अगर नहीं है तो आप वीडियो देख सकते हो और टिक मेथड समझ के दोबारा इसको ट्राई करना।
ये वीडियो यूट्यूब में अपलोड भी होगी, तो आप वहां से दोबारा भी चेक कर लेना, फिर समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ, वरना इसमें मुझे पूरा टिक मेथड समझाना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं 29 पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड है ये। मिड पॉइंट निकालना है, बहुत आसान होता है। एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है, कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करना होता है। पार्ट 2 दिखा दूं बेटा, जल्दी से देख लो। पार्ट 2 हो गया, चलो ठीक है, गुड। अच्छा, अब ये हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा हमारा -1। सर ए और बी के बीच का कॉमन को खाली शेड नहीं करेंगे? नहीं बेटा, यूनियन लगा हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग इस चीज को देख लो, फिर आप लोग को समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू ए दैट इज परपेंडिकुलर टू ए बी। अच्छा, क्या कहा जा रहा है? लाइन थ्रू ए परपेंडिकुलर टू ए बी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और पास करनी चाहिए ए से। तो ये दिया हुआ ताकि हम y इंटरसेप्ट निकाल सके। 1.5 4.5 देंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, अगर हम लोग को सी चाहिए तो उसके लिए पॉइंट ए दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर में हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा ग्रेडियंट ऑफ ए बी और उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। नहीं, यूनियन भी लिखा हुआ है बेटा, साथ यूनियन लिखा हुआ होता है, तो वो ए वाला पार्ट को टिक किया शेड किया जाता है। ये आप वीडियो में देख लेना, मिल जाएगा इंशाल्लाह। सही है, होगा तो मैं अलग से आपको समझा भी दूंगा, पर्सनल में पूछ लेना। ठीक है, कोई मसला नहीं है जी। अब्दुल्ला, ये पूछ लिया गया है कि 4.5 को 9/2 को 4.5 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने बता भी दिया है। जरा क्वेश्चन पार्ट बी पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पास थ्रू ए, इसका मतलब है ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है हमें ताकि हम सी निकाल सके, और परपेंडिकुलर टू ए बी इसलिए मेंशन किया गया ताकि हम ए बी का ग्रेडियंट निकालने के बाद उसको साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल कर सके। तो पहला काम ये होगा मेरा कि मुझे ग्रेडियंट निकालना है। किसका निकालूंगा? ग्रेडियंट ऑफ एम ऑफ ए बी। कितना आ रहा है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो गया आपका -8/5। m of perpendicular line, it will be 5/8। साइन चेंज एंड इनवर्स बोला ना मैंने, साइन चेंज एंड रेसिप्रोकल। साइन चेंज करी और उसको रेसिप्रोकल कर दिया। यहां तक हो गई कहानी। अब ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ था हमें ए, पासिस थ्रू ए, ये सी के लिए दिया हुआ है। अभी फिलहाल हम लोग अगर फॉर्मेट लिखें, y इक्वल्स टू mx प्लस सी फॉर्मेट होता है हमारा, और इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग देखें तो हमने m निकाल लिया है, y इक्वल्स टू 5/8x प्लस सी। अब हमें c भी निकालना है, तो उसके लिए y और x कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए ना, उसी के लिए तो कोऑर्डिनेट a दिया हुआ है। अब समझ में आई बात? ये कोऑर्डिनेट उठा लो, इसका मतलब 2,3 और इसको यूज कर लो। 3 इक्वल्स 5/8 2 प्लस सी, 3 इक्वल्स 5/4 क्योंकि ये कैंसिल हो गया, प्लस सी। आगे करेंगे, ये हो जाएगा 3 माइनस 5/4 इक्वल्स टू सी। एलसीएम ले लेना। अच्छा, कॉमन मिस्टेक भी बता दूं ताकि ये नहीं करो आप लोग पेपर में, उठा के 4 वहां ले जाते हैं, बोलते हैं सर ये 12 हो गया। कैसे ले जा रहे हो भाई? जब पूरे पे डिनोमिनेटर पे 4 नहीं है, जब डिनोमिनेटर में 4 नहीं है, आप वहां ले जा ही नहीं सकते उसको। तो ये याद रखना कि इट्स बेटर, या फिर आप इसको यहाँ भी एलसीएम ले लो, या फिर पूरा का पूरा उठा के उधर भेज दो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो 3 माइनस 5/4 तभी मैंने लिखा है। ये मिस्टेक कॉमन है, हर बच्चा कर रहा होता है ये मिस्टेक, तो इसको अवॉइड करना बेटा। ये हो जाएगा 12 माइनस 5/4, इट विल बिकम 7/4। सी इज 7/4। जब इतना हो गया तो कुछ नहीं है, वापस फॉर्मेट लिखना है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, और दिस टाइम m की वैल्यू और c की वैल्यू लिख के दे दो। ये आंसर है आपका। इजी हो गया। सर्ड्स लास्ट क्वेश्चन है। शो दैट अंडर रूट ऑफ 18 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a ब्रैकेट b प्लस अंडर रूट ऑफ 2। रैशनलाइजेशन नजर आ रही है मुझे, ऊपर फर्स्ट आइडेंटिटी नजर आ रही है मुझे, मतलब मुझे ये नजर आ रहा है कि आई हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, एंड ऑल्सो एक चीज नजर आ रही है कि बिफोर दैट आई शुड यूज फर्स्ट आइडेंटिटी सो दैट आई कैन सॉल्व एंड एक्सपैंड न्यूमरेटर। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ 18 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2।
ऊपर आ जाएगा हमारा अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमारे पास हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सबको पता होगी आइडेंटिटी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2। ऊपर सॉल्व करेंगे हो जाएगा रूट और स्क्वायर कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 18 प्लस, जरा इसको देखें अगर गौर करें तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर सर्ड्स मल्टीप्लाई और होते हैं तो इनका सर्ड्स का अंडर रूट जो है वो मर्ज हो जाता है और अंदर का नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अभी वो मैं नेक्स्ट स्टेप में दिखा दूंगा। और नीचे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2। ये आईजीसीएसई और ओ लेवल्स दोनों के लिए न्यू है, और जो एडमैक्स लिए हुए हैं उनको पता होगा ये। तो ये अभी उनके लिए न्यू है जो ओ लेवल्स और आईजीसीएसई वाले हैं। सर्च नया चैप्टर है। बहरहाल आगे देखो, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या होता है 36। 36 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी अंडर रूट ऑफ 36 है, अंडर रूट ऑफ 36 को सॉल्व करो तो 6 हो जाएगा, 6 2 12 हो जाएगा। ये वापस बता देता हूँ ये क्या किया मैंने अंडर रूट ऑफ 18 मल्टीप्लाई बाय 2 को सॉल्व किया, 36 बना। अंडर रूट ऑफ 36 का आंसर 6 होता है, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 12 हो गया। 12 प्लस 18 प्लस 2 32 अपॉन अंडर रूट ऑफ 8 माइनस 2। अब रैशनलाइजेशन करते हैं जरा, ऊपर नीचे दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 ये कहां से आया, जो डिनोमिनेटर था बस उसके अंदर ही आप बीच में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करवा दो। क्यों, ताकि नीचे थर्ड आइडेंटिटी लग जाए और नीचे से सर्ड खत्म हो जाए। रैशनलाइजेशन का मकसद ही ये होता है कि आपको नीचे से क्या खत्म करना होता है, अंडर रूट फॉर्म खत्म करनी होती है, सर्ड फॉर्म खत्म करनी होती है। तो जरा इसको समझते हैं। 32 ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2 और नीचे क्या आ जाएगा थर्ड आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग। थर्ड आइडेंटिटी क्या है अगर किसी को नहीं पता तो बता देता हूं, a प्लस बी ब्रैकेट और a माइनस बी ब्रैकेट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब पहली टर्म को क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म को भी स्क्वायर करना पड़ेगा और दोनों को बीच माइनस भी करना पड़ेगा बीच में। तो ये थर्ड आइडेंटिटी होती है। अगर बेसिक मैथ्स स्ट्रांग है तो ये पता होगा आप लोगों को। तो पहली टर्म का स्क्वायर और दूसरी टर्म का स्क्वायर और बीच में माइनस। आगे सॉल्व करेंगे इसको। 32 मैं ब्रैकेट सॉल्व नहीं कर रहा, एक रीजन की वजह से नहीं कर रहा, देखते रहो आप लोग। ये हो जाएगा आपका 8 माइनस 4 विच इज नीचे आ जाएगा 4, तो जाएगा 32 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2। ये लेंथी था काफी सर्ट्स का। 4 8 32, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 2। आगे सॉल्व करेंगे क्योंकि स्टिल अभी इसको कहा गया था इस फॉर्म में देना है, मतलब अंडर रूट ऑफ 2 आना चाहिए, तो अभी भी सॉल्वेबल है। इसको सॉल्व करेंगे, काफी लेंथी हो गया ये। इसको कर देंगे हम लोग 4 2 8, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 16। मैंने कहीं गड़बड़ की है, हाँ ये जब एक्सपैंड होगा ना 8 तो 8 अंडर रूट ऑफ 8 प्लस 16 बनेगा, ठीक है। क्योंकि 8 मल्टीप्लाई होगा दोनों से। अच्छा, मार्क्स नॉट जस्टिफाइड फॉर दिस क्वेश्चन, ऑफ कोर्स आई एग्री। मैंने ये जब क्वेश्चन देखा था तो मुझे यही हुआ था, ये तो बाद में डाल दिया था, मुझे लगा ये 4 मार्क का है। मैंने जब बाद में जब इसको रीचेक कर रहा था तो इसके अंदर जो है 3 मार्क थे, तो ये 4 मार्क का हो सकता था, 3 मार्क का नहीं होता। तो ये आंसर है आपका, आंसर कंफर्म है 100%। 16 अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 16। आई डोंट थिंक कैम्ब्रिज इतने जालिम है। हाँ, देखो सर जब इंट्रोड्यूस किया है मैं भी यही समझता हूँ कि इतने जालिम नहीं होंगे, मैं थोड़ा सा जालिम हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। लेकिन 4 मार्क होने चाहिए थे अगर ये क्वेश्चन आता भी इस तरीके का। अच्छा आगे चलते हैं भाई। सर्ट्स में आप लोग ये ध्यान रखो कि अंदर की सिंप्लीफिकेशन जरूर करनी है और रैशनलाइजेशन सीखनी है, बस यही तो है सर्ट्स। अब देखो ये है, इसमें पता है ना यहाँ पे क्या करना है, इस तरह का आंसर देना है। तो ये जो है ना इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करो जरा इसको, तो ये हो जाएगा आपका ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है कि अंदर ऐसे फैक्टर सोचने होते हैं जिनमें से एक फैक्टर क्या हो स्क्वायर नंबर हो। जैसे 12 का ऐसा फैक्टर सोचो जो 12 स्क्वायर नंबर भी हो। बताओ जरा चैट पे 4 ऐसा फैक्टर बताओ जो के स्क्वायर नंबर भी है। 4 4 गुड। तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 गुड 4। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3। अंडर रूट ऑफ 3 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 3
इनको ऐड कर सकते हैं जस्ट लाइक अलजेब्रा। ये 1√3 है प्लस 2√3 है। इट्स राइट कि आपके पास एक अंडर रूट ऑफ 3 और मेरे पास 2 अंडर रूट ऑफ 3 पड़े हुए थे, तो मिला के 3 अंडर रूट ऑफ 3 हो गए। जैसे 3x प्लस 2x करते तो 5x होता है ना, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है। ये आपका आंसर है। 81 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे ने मुझे बता दिया। माशाल्लाह, गुड, जबरदस्त, अच्छे मार्क्स हैं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप लोगों ने इस टेस्ट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इसमें तो बहुत अच्छे आप मार्क्स से कराए हो। अगर आप लोग ज्यादा बच्चे मुझे इस ग्रुप के अंदर बता भी दोगे ना कि कितने मार्क्स आए, तो मैं एक अंदाजन थ्रेशोल्ड बना के आप लोग को इंशाल्लाह दे दूंगा। तो ये पूरा का पूरा गेम था, ये पूरा का पूरा पेपर था, जो इतना समझाने के बाद भी मैंने 1.5 घंटे के अंदर कर लिया। आप लोगों को 2 घंटे मिलते हैं, तो एक अच्छे स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 1 hour 30 minutes या 1 hour 45 minutes में तो करेगा ही करेगा, 15 मिनट रखेगा वो रीचेकिंग का। अब जरा रीचेकिंग की बात कर लेते हैं, प्लीज अभी लीव नहीं करना। रीचेकिंग किस तरह करनी होगी? बच्चा चिढ़ता है रीचेकिंग करने में, आप लोग सारे चिढ़ते बड़े हो, यार सर पूरा कर लिया अभी तो ऐसे दिमाग खराब हो गया, अब क्या करें हम लोग, कैसे करें? तो देखो, जो ऑब्वियस है ना उनको नहीं करो रीचेक, जैसे इसको नहीं करो रीचेक, 1 1 मार्कर्स को नहीं करो। आप कल गलती नहीं करता 1 मार्क में बच्चा अमूमन। कहाँ पे आके रीचेक करो ये 2 मार्क के आ गए कि यार ऐसा तो नहीं है कि मैंने जो है इसमें पावर इंट्रोड्यूस नहीं कराई हो, एक पे करा दी हो एक पे नहीं कराई हो, ये देख लो। फिर देखो ये 1 मार्क का है, छोड़ो कोई मसला नहीं है, इस पे देख लो ये 2 मार्क का है। तो इस तरीके से रीचेकिंग करो। साइमल्टेनियस इक्वेशन की खास रीचेकिंग करना मैं तरीका भी बता देता हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन ऐसा है कि अगर आपने गलत किया तो 1 मार्क मिलता है, और अगर सॉल्व कर लिया तो पूरे मार्क मिलते हैं। बीच का कुछ नहीं, 2 मार्क बहुत रेयरली मिलते हैं। जैसे किसी ने कहा था कि सर एक वैल्यू गलत आ रही है तो उसमें मिल जाता है अक्सर। अच्छा, तो बहरहाल कहा था मैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन में बता रहा था कि इसको चेक कैसे करते हैं। कोई भी इक्वेशन उठा लो अपनी मर्जी की, 3x + 4y = 14 उठा लो, x और y की वैल्यू डाल दो। x की वैल्यू है हमारे पास 4, y की वैल्यू है हमारे पास 1/2 = 14। 12 + 2 = 14। अगर 14 = 14 हो गया तो इसका मतलब है हेंस सॉल्व हो गया। ऐसा मतलब आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन की वैल्यू सही निकाली है। इसके अलावा कोई अगर वैल्यू सेम नहीं आ रही होंगी तो आप समझ जाओ कि आगे साइमल्टेनियस इक्वेशन की वैल्यूज गलत हैं। तो ये था आपका ओवरऑल पेपर, ये था मॉक। अब कोई कुछ सवालात करने हैं, अगर आप लोगों को 5 मिनट है आप लोगों के पास, मतलब माइक खोल के कर लो बात या चैट पे कर लो, फिर हम ये सेशन खत्म कर देंगे। सर कभी इसमें भी गलत आता है, अगर x की वैल्यू गलत आई तो y भी गलत हो जाता है? हाँ बिल्कुल, यही तो है। तो आप लोग जल्दी से रीचेक यूं भी कर सकते हो। अगर आप लोग का आंसर ये मैच नहीं हो रहा तो उसी वक्त देखो यार क्या गलती करी है, ढूंढने की कोशिश करो, सोचो, मिल जाता है। 82 आए हैं, गुड। एक और बच्ची ने बताया 82 आए, अच्छे मार्क्स हैं बेटा, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। इसका मतलब आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। 90 वाले तो भाई कुछ ही होंगे, लेकिन खैर 80s इस पेपर की डिफिकल्टी के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो अच्छे मार्क्स लेकर आए हो। और बेटा और कोई बताना चाहे तो बता सकता है ग्रुप में। और कोई कुछ सवाल भी है किसी को अगर तो पूछ ले। सर ए यूनियन वाला समझा दें कैसे होगा? ए यूनियन वाला हारिस हारिस नहीं हो पाएगा तुमसे, तुम्हें पूरा ये देखना पड़ेगा, इस पे पूरी मेहनत की है मैंने, दिखाता हूँ तुम्हें। कहाँ है सेट्स एंड वेन डायग्राम? नजर भी नहीं आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है। सेट्स एंड वेन डायग्राम का पीडीएफ था पूरा, उसके अंदर है। 86 आए, जबरदस्त, बहुत अच्छे हैं सफिया, बहुत बेहतरीन है। अच्छा अच्छा प्रिपेयर्ड हो आप लोग माशाल्लाह से। और कोई बताना चाहेगा? ये रहा सेट एंड वैन, देखो अपना, मेरी स्क्रीन आ रही होगी अपना। हारिस, देखो हमने इस पे इतना वर्क किया है, ये देखो ये सब शेडिंग सीखी है टिक मेथड से। तो बेटा इसकी वीडियो अपलोडेड है, जब तक ये टिक मेथड समझोगे नहीं, इतने सारे केसेस मैंने समझाए थे, जब तक आप नहीं समझोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। रोमैसा 75, अच्छे हैं बेटा, अच्छे स्कोर है, गुड। एवरेज थ्रेशोल्ड कहाँ घूम रहा होता है आपका? एवरेज थ्रेशोल्ड घूम रहा होता है 60s में, 50 से ज्यादा होगा, बहुत ही कम चांसेस है कि 50s में हो, 60s में होता है। लेकिन अगेन मैंने आप लोगों को क्या समझाया कि ये नहीं देखना 50 60, ये देखना कि आप लोगों को स्कोर ज्यादा करना है, स्कोर ज्यादा करके बोनस कमाना है इधर से, ताकि आप लोग P2 में अगर मिस भी कर दो तो आप लोग का ग्रेड अच्छा खड़ा हो जाए।
81 आए, जबरदस्त जहर। मेरी मोस्टली सिली मिस्टेक्स है बेटा, हाँ इसको अवॉइड करो, ये बड़ा रिग्रेट होता है कि यार इतनी सिली मिस्टेक्स कैसे हो जाती हैं। सिली मिस्टेक्स को ओवरकम ऐसे ही कर सकते हैं कि आप लोग रीचेकिंग अच्छी करो। सर एक क्वेश्चन में आया था पास पेपर में, साइन एक्स इक्वल टू साइन 50, सर कैसे करें ये वाला कैलकुलेटर के बगैर। तलहा ये आइडेंटिटी है कि अगर आपका साइन एक्यूट एंगल, साइन एक्यूट एंगल और साइन ऑब्ट्यूस एंगल सेम होता है हमेशा। ऑब्ट्यूस क्या होता है 180 माइनस एक्यूट एंगल, तो साइन 50 और साइन 130 का आंसर सेम होगा। जी रिकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बंद करवा रहा हूँ। जी रिकॉर्डिंग बंद कर दो फातिमा। और कोई सवाल